जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। हो गया स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक ठीक है सर। चलो गुड इवनिंग सर। अच्छा तो बेसिकली जीएसटी क्लास है और जीएसटी में हम लोग एक ताबड़तोड़ टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं सर। क्या है टॉपिक सर? एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। ठीक है, तो एग्जेम्पशंस के अंदर हम लोग ऑलरेडी कुछ एग्जेम्पशंस टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस कुछ क्लासेस में। आज भी कुछ एग्जेम्पशंस के बारे में बात करेंगे सर। ऐसे एग्जेम्पशंस का लंबा मतलब डिस्कशन होता है कि मतलब जीएसटी का जो एरिया है सर गवर्नमेंट का, इट्स अ वास्ट एरिया। मतलब गवर्नमेंट को बहुत सोचना पड़ता है कि कौन से प्रोडक्ट पे कौन से सर्विस पे जीएसटी लगाए और कौन से प्रोडक्ट और सर्विस पे जीएसटी छोड़ दे। ठीक है, सो ये कहना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली कि एक्चुअली गवर्नमेंट क्या करेगी। ये रियली बहुत मुश्किल का काम होता है क्योंकि क्योंकि इसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ सोशल वर्क भी करना होता है। सोशल वर्क इन द सेंस कि कुछ ऐसी चीज़ों पे जिस पे गवर्नमेंट चाहे तो जीएसटी लगा सकता है, लेकिन हर चीज़ से इनकम करने का मकसद होने से ना वो इफेक्ट पड़ जाता है सर इकोनॉमी में। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट कुछ सेगमेंट को छोड़ देता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली नहीं छोड़ता, डायरेक्टली नहीं छोड़ता, इनडायरेक्टली पकड़ लेता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा। वैसे ये सब थोड़ा पॉलिटिकल इश्यूज होता है सर। ठीक है, पॉलिटिकली कैसे इश्यूज होता है, जैसे अगर आप लोगों को थोड़ा याद होगा, मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ। हम सभी कोई रिसेंटली एक एक्सपीरियंस किए हैं सर। सर एक्सपीरियंस क्या किए बोले तो कोरोना पीरियड सर सभी के जिंदगी में लास्ट गुड इवनिंग फॉर द लास्ट 2-3 साल से कोरोना सबके लाइफ में तो आया है। तो कोई भी ऐसा नहीं है भारत में, नॉट जस्ट इन भारत, ये तो पहले एक्चुअली ग्लोबल इश्यूज है। तो चाइना से स्टार्ट होके अमेरिका इटली क्या नहीं कहाँ नहीं हुआ है। छोड़ो, मैं कोविड में बात नहीं करना चाहता, लेकिन कोविड रिलेटेड एक इश्यूज याद आया तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कोविड के दौरान गवर्नमेंट ने जब क्या बोलते हैं उसको इंजेक्शन जो दिया सबको, डोज का नाम क्या है सर? कोविड डोज का वैक्सीन, वैक्सीन ये सर आप लोगों ने। हाँ सर, कोविशील्ड, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। और कोरोना के कारण जब किसी को फीवर होता है, उस फीवर के लिए भी गवर्नमेंट ने मेडिसिन रेफर किया था, या कोरोना रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए जो कुछ भी हेल्थ केयर सिस्टम में यूज हो सकता है उसके ऊपर एक डिसीजन के बारे में बात हो रहा है। अगर आप लोग खबर रखे हैं तो फिर आपको पता चलेगा, काफी डिबेट हुआ है इसको लेके कि गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में सोचा था कि इसमें जीएसटी नहीं लगाना है, कोविड रिलेटेड मेडिसिन में, कोविड रिलेटेड मेडिसिन रिलेटेड इश्यूज में जीएसटी नहीं मतलब अप्लाई नहीं करना है, मतलब एग्जेम्प्ट करना है। लेकिन बाद में पता चला कि इसको लेके बिजनेसमैन थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मतलब वो लोग ब्लैक कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं मिल रहा है। ठीक है, जीएसटी में तो नहीं है फिर भी जीएसटी के नाम पे पैसा कलेक्ट कर ले रहा है बाकी मेडिसिन के साथ। इस तरह का घटना घट रहा था। तो गवर्नमेंट ने सोचा नहीं, ऐसा करने से नहीं होगा, कि इसमें कम से कम जीएसटी लगाना चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट है उनका मानना था। तो अगर गवर्नमेंट जीएसटी कंट्रोल कर लेता है तो उस चीज का जो नॉर्मल बिजनेस है, जो नॉर्मल बिजनेसमैन है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है। तो फिर बाद में उसमें जीएसटी लगाया गया, 5% समथिंग ऐसा कुछ जीएसटी परव्यू में लाया गया। अब यही बात है सर कि ये तो फिर भी एक अर्जेंसी था, एक इमरजेंसी था। उस सिचुएशंस में भी काफी लोग जो अपोनेंट होते हैं, जो अपोजिशन होते हैं, जैसे कि करंटली बीजेपी गवर्नमेंट है सेंट्रल में, अब अपोजिशन बोल रहे देखो ऐसा सरकार है कि खून चूसने वाला सरकार है ना, टीवी में ऐसे बोल के बोल रहा था कि खून चूसने वाला सरकार है, कोरोना में भी लोगों को राहत नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो पॉलिटिक्स है। अब कोरोना में बैठे बैठे गवर्नमेंट ने लोगों को फ्री में, जो लोग स्पेशली मतलब कमजोर है, इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनको बैठे बैठे खाना खिलाया। 1.5 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का लॉस भी हुआ, ये भी साइड है। ठीक है, साइड बाय साइड गवर्नमेंट कोरोना के कारण चीज पे जीएसटी भी लगाया। ये सब देखो, गवर्नमेंट चलाना इतना आसान नहीं होता। हम लोग एक 4-5 जन का फैमिली चलाने से
मतलब मुश्किल में पड़ जाते हैं। वहां पर सरकार इतना बड़ा देश को चलाना, उसमें 120-30 करोड़ की पॉपुलेशंस को हैंडल करना, ये इतना आसान काम नहीं है सर। ठीक है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा देशों में से एक है, और पॉपुलेशंस में भी बहुत भारी, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस में भी बहुत हाई। तो ऐसे एक फैमिली को कंट्रोल करना, उसको चलाना किसी भी कंट्री के लिए इतना आसान काम नहीं है। सो ठीक है, उसमें बात नहीं करेंगे। बट आपको मैं बस इतना कहना चाहता कि जीएसटी छोड़ देना, मतलब जीएसटी से मतलब एग्जेम्प्ट कर देना, या जीरो जीएसटी लगाना, या नील जीएसटी रेट लगाना किसी पर्टिकुलर सर्विस में, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, ऐसा बिग डिसीजन। ठीक है, इट्स अ बिग डिसीजन। इसमें सोचने वाला बात होता है। जैसे रिसेंटली मैंने आप लोगों को एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर की बात किया है ना, याद होगा आप लोग, मैंने जस्ट फ्यू वीक्स बैक मैंने आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर में बात किया। ठीक है, लास्ट वीक आई थिंक। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड जितना सारा प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, उसमें जीएसटी का क्या इश्यूज आ सकता है, मैंने ये डिस्कस किया, काफी डिटेल्स में डिस्कस किया। उससे पहले मैंने चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव में जो काम होता है, ठीक है, मतलब जिसका ऑब्जेक्टिव चैरिटी करना होता है, चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट, उसमें कैसे एग्जेम्पशंस मिलता है, इसका भी मैंने कुछ केस स्टडीज, एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए, मतलब डिटेल्स में डिस्कस किया। अब सिमिलर पैरामीटर में मैं आज भी आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। एग्रीकल्चर बहुत वाइटल था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है सर। लेकिन आज का जो मेन एरिया है सर, दैट इज सर एजुकेशन सर्विस पे जीएसटी। सर आप लोगों को स्क्रीन शेयर है ना, मुझे थोड़ा बताइएगा स्क्रीन शेयर है कि नहीं। Yes, sir. चलो सर, एजुकेशन सर्विस पे जीएसटी। आज इंडिया हार गया सर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, सबका दुख दिख रहा है मुझे। आधे से ज्यादा लोग क्लास ही नहीं ज्वाइन। ठीक है, मैं भी काफी दुखी हूँ सर, और जिस तरह से हारा, बहुत दुखी हूँ। जो भी हो, खेल है, खेल में सब होता है। दुख मना के, मना ज्यादा है, दुख तो ऑब्वियसली होगा। ठीक है चलो, एजुकेशन सर्विस और जीएसटी का क्या कनेक्शन है? तो क्या सवाल, बट सबसे बड़ा सवाल, क्या एजुकेशन पे जीएसटी लगता है? That's a big question. क्या एजुकेशन पे जीएसटी चार्ज किया जा सकता है? द आंसर इज नो एंड ऑल्सो यस। सर ये तो दोगलापन है। हाँ विश्वजीत, अंश बोलो, शालिनी, ये तो दोगलापन है। एक बार ना फिर हाँ, इसी को तो बोलते हैं ना दोगलापन। हाँ, अब गवर्नमेंट भी क्या करे सर, गवर्नमेंट को ऐसा दोगला डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, अब कैसे ये दोगला डिसीजन आता है आप समझो। एक चीज पे एक बार ना बोल के फिर हाँ कैसे बोल दिया। हाँ बोलना है ना बोलो, हाँ बोलना है हाँ बोलो। हाँ, अपनी मर्जी क्या चलाते हैं सरकार? सरकार है, चलाएगा तो अपना मर्जी बिल्कुल चलाएगा। तो एजुकेशन रिलेटेड मैटर में जीएसटी कॉमन सेंस में ना है। ठीक है, लॉ एज पर लॉ भी ना है, बट गुड इवनिंग, टाटा साक्षात नहीं तो क्लास नेक्स्ट। अच्छा ठीक है सर। सो सर्विसेज जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, अलग अलग एजुकेशनल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, कैसे कैसे सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बारे में कहाँ लिखा है सर? सर जीएसटी एक्ट के अंदर एंट्री नंबर 66 में, जीएसटी एक्ट में एंट्री नंबर 66 में इसके बारे में कहा गया, ठीक है, कि क्या क्या एजुकेशनल सर्विस के अंदर आता है और क्या उसमें जीएसटी है या नहीं है। ठीक है, ऐसा तो ये ना का है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपने फैकल्टी को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपने स्टाफ को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये एक्चुअली जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। By an educational institutions by way of conduct of entrance exam against consideration in the form of entrance fee। ठीक है, ये सब नहीं आता जीएसटी में, बट आता है। देयर आर सम एक्सेप्शन, इसीलिए मैं आपको बोला कि ना भी है हाँ भी है। अच्छा, टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ, बस गाड़ी ये सब चलता है ना स्कूल का। हाँ, स्कूल बस, स्कूल सर्विसेज बस चलता है, आप लोग जानते हो। हम लोग तो सर गांव में पले बड़े हैं, वहां पर स्कूल सर्विस बस ये सब कभी अवेल नहीं किए थे बचपन में, बट आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है। इस बार मैं अपने
नेटिव में गया था तो सुबह उठते देखा एकदम 4-4 5-5 स्कूल बस। हाँ, इतना सारे बच्चे को शहर के स्कूल में मतलब बड़े शहर में लेके जा रहे हैं। अरे बाप रे, क्या दिन आ गया, इतना स्कूल सर्विसेज बस चलता है आजकल। हम लोग के टाइम पे तो हम लोग रिक्शा करते या फिर घर पे जो क्या बोलेंगे जो होमगार्ड होता है ना, ठीक है, होमगार्ड जो होते थे घर का प्राइवेट, वो छोड़ने जाते थे। कभी कभी हम लोग पैदल ही चले जाते थे। हाँ, 2-3 किलोमीटर रास्ता होता था, चले जाते थे। आजकल तो सर ये दिन नहीं है, ठीक है, अब दिन बदल गया। तो जो भी हो, स्कूल बस देते हैं, उस बस से स्टूडेंट्स लोग, फैकल्टी लोग आना जाना करता है। तो ये भी तो स्कूल की तरफ से सर्विसेज है, और उसके बदले में चार्जेस भी लिया जाता है ना। सो ट्रांसपोर्टेशन मतलब मनी ट्रांजैक्शंस होता है सर, है ना, पैसा का ट्रांजैक्शंस होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, कैटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील्स। गवर्नमेंट से मिड डे मील चालू होता है ना सर, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में, है ना, खाना दिया जाता है मिड डे मील। स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, है ना। सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विस परफॉर्म इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये स्कूल कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है, इसका डिटेल्स मैं आपके साथ बता रहा हूँ सर। सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कॉन्टेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। हाउएवर आगे कहता है सर, आगे कहता है nothing contained in sub item 1 2 3, ठीक है। item B shall apply to an educational institution other than an institution providing service by way of preschool education and education up to higher secondary school or equivalent। गुड इवनिंग सर, ठीक है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, कि स्कूल क्या सर्विस देता है और इसके पीछे क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होता है, ठीक है, ये आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। इसमें प्री स्कूल से हायर सेकेंडरी, नॉर्मल एजुकेशन से लेके वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, वो सभी चीज इसके अंदर आता है। लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल्स में जानना है सर, ठीक है। तो चलो, इसमें जीएसटी एंड एजुकेशन का कनेक्शन क्या है, क्या एजुकेशन में जीएसटी लगता है, सबसे बड़ा सवाल है। तो एजुकेशन इज फंडामेंटल टू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। यस सर, एजुकेशन इज फंडामेंटल टू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। जो देश एजुकेशन से पीछे है, अब ये समझो कि वो देश पीछे ही रह गया। एजुकेशन मीन्स वेराइटीज ऑफ फील्ड में अपना नॉलेज एनहांस करना, ठीक है। मतलब जितना सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, मैथ्स, लिटरेचर मतलब इंग्लिश हो, बंगाली हो, हिंदी हो, ठीक है, अपना अपना जो भी मतलब नेटिव लैंग्वेज हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, सभी चीजें जो आप लोग स्कूल लेवल में पढ़ते हो। फिर बाद में थोड़ा बड़े होने के बाद आप लोग कॉमर्स में, जैसे जो लोग कॉमर्स पढ़ता है वो लोग कॉमर्स में, जैसे आप लोग सब चार्टर्ड स्टूडेंट हो, सीएसएस सीएमएस स्टूडेंट्स हो, ठीक है। सो आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी, ठीक है, आपका स्टैटिस्टिक्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, जीएसटी, हाँ सर, फाइनेंस, जो लोग स्टॉक मार्केट का भी साथ में पढ़ाई कर रहा है, एनआईएसएम, स्टॉक मार्केट, ये सब क्या बन रहा है सर, अलग अलग डिपार्टमेंट, मैथ्स में, लिटरेचर में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हाँ, स्पिरिचुअलिटी, वो भी एक एडुकेशन है, योगा, मतलब एडुकेशन का कुछ क्या बताऊं सर, जितना सारा मैटर में बात किया जाए, ठीक है, हर चीज में बात होता है। तो कहने का मतलब है, आप हर एक डिपार्टमेंट में एक कंट्री कितना अपने आप को डेवलप कर पा रहा है, उसमें इंजीनियरिंग दे लो, मेडिकल सेगमेंट देख लो, कॉमर्स सेगमेंट देख लो, ठीक है, सारे सेगमेंट में जो कंट्री डेवलप कर पाएगा वही कंट्री दुनिया में अपना झंडा गाड़ेगा। हाँ, झंडा बोलो या फिर अपना इफेक्ट, जो बोलना है वही बोलो सर, ठीक है। देखो सर, एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एडुकेशन पे ध्यान देना चाहिए ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज एडुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। और प्रॉपर एडुकेशन, एडुकेशन के नाम पे ब्रेन वॉश वाला एडुकेशन नहीं, ठीक है, भड़कावा वाला एडुकेशन नहीं, ठीक है। ऐसे पाकिस्तान में ऐसा एडुकेशन सिस्टम चलता है सर, लोगों को भड़काने वाला एडुकेशन सिस्टम, ऐसे हर जगह में नहीं, बट अभी भी इंडिया में भी ऐसे भड़का हुआ एडुकेशन चलता है, ठीक है, जिसमें लोगों को गलत चीजें समझाया जाता है, ठीक है, अपने कंट्री के बारे में, दूसरे कंट्री के बारे में। ये बहुत खतरनाक एक प्रैक्टिस है सर, ठीक है। एडुकेशन इतना बड़ा पावरफुल चीज है, इसके ऊपर बेस करके
नेल्सन मंडेला ने एक बहुत बड़ा बात कहा था सर, आई होप आप लोग सुने होंगे। नेल्सन मंडेला द ग्रेट रिवोल्यूशनरी इन साउथ अफ्रीका, जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ठीक है, अमेरिका में लड़ाई लड़ा था, सॉरी साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़ा था। और उन्होंने कहा था कि उनको 27 ईयर्स का ब्रिटिश ने जेल दे दिया था। किसको? नेल्सन मंडेला ने, मतलब मंडेला को, ठीक है। वो अफ्रीकन थे, नेटिव अफ्रीकन थे, ठीक है। और काफी दिन तक वो थे सर। 2000 रिसेंटली लास्ट 5-10 साल में ही उनका डेथ हुआ है। सो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज द बिगेस्ट वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। अगर दुनिया के पास शिक्षा है तो हम दुनिया को सही सही मायने में चेंज कर सकते हैं, अच्छाई के लिए, ठीक है। सो ये बहुत ही पावरफुल एक वेपन है सर, ठीक है। और सही एजुकेशन, भड़का हुआ एजुकेशन नहीं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में लोगों को जन्म लेते ही समझाया जाता है कि इंडिया तुम्हारा शत्रु है, इंडिया में जितना लोग रहते हैं वो सब बेकार के लोग हैं, ठीक है, वो तुम्हारा हक छीन लिया, ठीक है। ये जो शिक्षा, मतलब इस तरह का जो माइंड सेटअप मतलब लोगों के अंदर भरा जाता है। इंडिया में भी कुछ कुछ लोगों के अंदर ऐसा शिक्षा देने का अभी भी ट्रेंड है कि अंदर के अंदर, मतलब एक गलत शिक्षा, ठीक है। ऐसा एजुकेशन नहीं सर, एजुकेशन का सही मायने समझना बहुत जरूरी है, जो एक ग्लोबल पीस, एक ग्लोबल डेवलपमेंट, ठीक है, दुनिया में शांति भी बनाए रखेगा, दुनिया में भाईचारा भी बना के रखेगा, दुनिया में सब सही के राह पे चले, वो होता है एजुकेशन, ठीक है। कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद के लैंग्वेज में बोले तो कैरेक्टर बिल्डिंग, मैन मेकिंग एंड डेवलपिंग, ठीक है, सब होना चाहिए। एजुकेशन मतलब सिर्फ पैसा कमाने वाला मशीन नहीं, जो आजकल हो गया हम लोग। हाँ, आजकल का एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया कि ह्यूमन बीइंग इज लाइक अ मनी मेकिंग, एक मशीन की तरह सोचते हैं कि भाई ये कौन सा पढ़ाई करके कितना सैलरी मिलेगा, ये एक सोच बन गया है सर, ठीक है। हर पढ़ाई में पैसा है, मजाक नहीं कर रहे सर, कौन सा पढ़ाई में पैसा नहीं है? हाँ, ये गलत सोच होते हैं कि साइंस में पैसा ज्यादा है, कॉमर्स में उसके बाद है, आर्ट्स में उससे कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं सर। हर पढ़ाई में पैसा है, जिंदगी में हर एक एंगल से इनकम किया जा सकता है, अगर आपको तरीका आता है। लिख के रख लो सर ये बात, ठीक है। अगर आपको तरकीब आता है, तरीका आता है, ठीक है, आप हर फील्ड में इनकम कर सकते हो। उसके लिए स्ट्रीम आप अपने अच्छे से चूज करो, जो भी आप स्ट्रीम चूज करना चाहोगे, आपका जिधर शौक है, लेकिन किधर पैसा ज्यादा है, ये मोटो होने से बहुत मुश्किल है। कहता है कि दुनिया में धनी कौन बनता है, धनी इन द सेंस रिच कौन बनता है, बोलते हैं कि जो अपना ग्रिड को त्याग करता है। ग्रिड समझते हो, लोभ, ठीक है। तो जो बंदा अपना लोभ को या ग्रिड को त्याग करेगा वही सबसे रिच बन सकता है। ये बहुत ही एक अलग ही लेवल का थॉट प्रोसेस है। सोच पाओगे तो शायद समझ पाओगे, अदरवाइज ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब एजुकेशन के बारे में सीजीएसटी एक्ट 2017 क्या कहता है सर? अब ज्यादा ज्ञान देके कोई फायदा नहीं है सर, बहुत कुछ बताना होगा। So education is not defined in CGST Act 2017, but as per Apex Court decision in Lok Shiksha Trust versus CIT, ठीक है। लोक शिक्षा ट्रस्ट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बीच में केस बना था। तो ये एजुकेशन टर्म सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया। Education is process of training and developing knowledge, skill and character of students by normal schooling। देखो सर कितना बड़ा बात कह दिया, नॉलेज भी डेवलप करना है, स्किल को भी डेवलप करना है, लेकिन साथ में अपना कैरेक्टर को भी बनाना है। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत बड़ा बात मुझे याद आ रहा है सर, एक उनके किताब में पढ़ रहे थे। स्वामी विवेकानंद मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका विजिट किए थे उस टाइम पे। ऐसे तो उन्होंने पूरी दुनिया भर में, यूरोप, अमेरिका, सारा दुनिया घूमे थे। तब उनका जो शिष्य बने थे वो उनको लेके गया था। तो स्वामी विवेकानंद मोस्ट प्रोबेबली कोई ऐसे यूरोप की किसी जगह में था, तो जहाँ पर साइंस बड़ा फेमस है सर। तो वहाँ पे लोगों को ना, मतलब आविष्कार, न्यू न्यू टेक्नोलॉजिकल आविष्कार में दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दे रियली हैव नॉलेज। अब उसका हमें आज भी दिखता है, जर्मनी का टेक्नोलॉजी है ना, नेदरलैंड्स साइंटिस्ट का देश है सर, ठीक है, सीरियसली साइंटिस्ट का देश है। तो डेनमार्क, दे ऑल आर वेरी नॉलेजेबल, स्पेशली इन साइंस। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, तो स्वामी विवेकानंद जब विजिट किए हैं ऐसे देशों में, तो उन्होंने कहा कि
इससे कहीं गुना अच्छा हमारा देश है इंडिया। तो कोई कहा कि क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हैं स्वामी जी आप? तो स्वामी जी का एक बहुत सिंपल कहना था कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज नो वैल्यू। अगर आपके पास ज्ञान है बहुत अच्छा, लेकिन अगर इस नॉलेज के साथ आपके अंदर कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, तो उस नॉलेज का क्या करोगे सर? खुद ही खुद को, जैसे कालिदास का कहानी सुने आपको, जिस पेड़ पे बैठा था उसी पेड़ को काट देता है, वैसा होता है। ठीक है, जैसे देखो इसका एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं, हमारे रिसेंट ट्रेंड का तो बड़ा मतलब बिग नेम, ठीक है, आजकल के हिसाब से, एक है सर उसामा बिन लादेन। ठीक है, ध्यान से सुनना। ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में, उनका एक्चुअली घर पाकिस्तान में था, और अफगानिस्तान में वो पूरा एकदम दुनिया को अपने पैरों तले मतलब डरा के रखा था। और एक इंसान है हमारे देश में, रामेश्वरम में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ध्यान से सुनना सर बात को, ठीक है, कोई जाति का बात एकदम बिल्कुल मत सोचिएगा, मैं इंसान का बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे धर्म का कोई मैटर नहीं है, इंसान का कोई धर्म मतलब इस तरह का कनेक्शन मत जोड़िएगा। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब देखो ये भी इंसान थे, ये भी इंसान थे, दोनों ही नॉलेजेबल साइंटिस्ट है, ये सब इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, ये भी नॉलेजेबल, ये भी नॉलेजेबल। ओसामा जैसा नॉलेज दुनिया में बहुत कम लोगों को है, था। अभी कौन से समुद्र के नीचे है, अमेरिका ने कहाँ डाला पता नहीं सर। और एपीजे अब्दुल कलाम सर, ये कैरेक्टर के साथ नॉलेज होल्ड करता था, और ओसामा विदाउट कैरेक्टर नॉलेज होल्ड करता था। अब ये फर्क करता है कि दुनिया नॉलेजेबल बंदे को कैसे याद रखता है। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर मुझे ओसामा पसंद है, आपको मुबारक हो, ठीक है, आप उसामा का फॉलोअर बन जाओ और दुनिया आपको वैसे ही याद रखेगा। और अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम जैसे इंसान का मतलब नमन करते हो, तो दुनिया भी आपको वैसे ही याद रखेगा। सो इट्स फुल्ली, एडुकेशन वैसा होना चाहिए जो कैरेक्टर बिल्डिंग हो, जो मैन मेकिंग हो। ठीक है, अदरवाइज एडुकेशन का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो जो भी हो, नॉलेज स्किल कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स बाई नॉर्मल स्कूलिंग, नॉर्मल, एकदम बिल्कुल नॉर्मल, कोई एबनॉर्मलिटी उसमें नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती, धक्काबाजी, मारपीट करना पड़ेगा ऐसा नहीं, नॉर्मल। ठीक है, कोई हड़कंप नहीं मचेगा। जैसे चाइना में प्रॉब्लम क्या है, जैसे चाइना डेवलपिंग नेशन है, काफी डेवलप है हमसे, एटलीस्ट बाई पेन एंड पेपर, स्टैटिस्टिक्स तो वही कहता है। लेकिन चाइना में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आजकल ऐसा सिस्टम हमारे देश में भी दिखता है। चाइना में अगर आप जिम्नास्टिक चूज नहीं करते ना स्कूल में, तो आपको स्कूल से निकाला जाता है। देखना चाइना ओलंपिक में काफी मेडल लाते हैं। मतलब चाइना में ऐसा देखा जाता है कि मतलब यहाँ पर ना लोगों को फ्री एजुकेशन नहीं मिलता, मतलब फ्री मतलब फ्रीडम नहीं है। आप अपने मर्जी से पढ़ाई नहीं कर सकते, आप अपने मर्जी से स्पोर्ट्स नहीं चूज कर सकते, इवन आप अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए तो यहाँ पर वन पार्टी, ये डेमोक्रेसी नहीं है ना सर। एक ही पार्टी बस अपना पद बदल बदल के कंट्री को रन कराता है। सर अच्छा है कि बुरा, वो तो जो रहता है वो बताएगा। बट सर एक चीज तो क्लियर है कि आपके पास फ्रीडम नहीं है, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी स्टैंड नहीं ले सकते, मतलब जरूरत पड़ने से आप खुल के बात भी नहीं कर सकते। मतलब आप कहीं ना कहीं बंदी हो। ठीक है, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो एजुकेशन नॉर्मल होना चाहिए, किसी भी तरह का फोर्सफुलनेस नहीं होना चाहिए एजुकेशन में। ठीक है, किसी भी तरह का इंस्पायर होके होना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सर यहाँ पर एक कंट्री है कंबोडिया, नाम सुना है सर आप लोगों ने? थाईलैंड के नीचे है। ठीक है, इस कंबोडिया में, इसका एक्चुअल नाम कंबोडिया नहीं सर, इसका नाम है कंबोज। ठीक है, तो इंग्लिश लोग जहां जहां गया है सब अपना अपना नाम दे दिया ना। तो कंबोडिया का एक्चुअल नाम है कंबोज, और ये कंबोज नाम ऐसे ही नहीं आया, ये कंबू ऋषि बोल के एक ऋषि थे हमारे यहाँ भारत का। ठीक है, कंबू ऋषि यहाँ पर जाके लोगों को इंस्पायर किया, तो लोगों ने उनका साथ दिया। मतलब वो बोला कि देखो मैं आपके यहाँ पर कोई
राज नहीं करने आया और किसी भी तरह का मतलब किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। मेरे पास कुछ नॉलेज है, मैं वो नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो वहां पर इसीलिए आज भी उस देश का नाम कंबोडिया या कंबोज है, और वो कंबू ऋषि से आया है। इसको बोलते हैं मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग नॉलेज, जो प्यार से दुनिया को अपनाता है। मतलब किसी के ऊपर जबरदस्ती मार के डरा के ये दुनिया में ना तहलका मचाता है, ऐसा एजुकेशन अच्छा नहीं है। बस यही मेरा आपको बताना। और इसीलिए भारत का जो भारत एक्चुअली इसीलिए यहाँ तक है सर, फ्रॉम अफगानिस्तान से लेके एकदम इंडोनेशिया तक, ये है भारत एक्चुअल में। क्योंकि जहां जहां तक सोच जाता है वही वो देश होता है। ठीक है। इसीलिए अगर आप थाईलैंड जाते हो, अगर आप कभी इंडोनेशिया जाते हो, तो आपको इंडियन कल्चर नजर आएगा। आज भी इंडोनेशिया में लोगों के नाम के आगे राम होता है। वहां पर राष्ट्रपति का नाम, प्रेसिडेंट का नाम आपको दिखेगा, राम जी का कनेक्शन दिख जाएगा। नोट में गणेश का मूर्ति दिखेगा, गरुड़ का एम्ब्लेम दिखेगा। इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय जो ये है ना सर लोगो है ना, उसमें आपको गरुड़ दिखेगा। ठीक है। इसमें ये बताया जाता है कि भारत का संस्कृति लोगों ने कितना प्यार से अपनाया था। ठीक है। और वो अलग बात है हिस्ट्री का कि कैसे सब बदल गया, लेकिन फिर से जो सही राह पर चलेगा थोड़ा देरी होगा पर आ जाएगा सर। टैक्सिंग द एजुकेशन सेक्टर हैज ऑलवेज बीन ए सेंसिटिव इशू। देखो सर, इतना बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज है। ये दुनिया को वार भी करा सकता है, जैसे हिटलर ने करवाया था, वो भी काफी नॉलेजेबल थे। पर दुनिया हिटलर को नॉलेजेबल पर्सन के हिसाब से नहीं, एक क्रूड नेता के हिसाब से याद रखता है। ठीक है। जो लड़ाई मारपीट और लोगों को जिंदा जलाने में अपना नॉलेज को यूज किया था। ऐसा नॉलेज नहीं करना है सर जो दुनिया को खत्म कर दे। ऐसा नॉलेज चाहिए जो दुनिया को पीसफुल रखे, जो दुनिया को बनाए। ठीक है। और ऐसा एजुकेशन का जो भाव है ना, ये भारत में है। सीरियसली, तभी तो रशिया यूक्रेन वार में जितना बार प्रॉब्लम बढ़ रहा है, सभी पूरा वर्ल्ड भारत की तरफ देख रहा है। क्यों जानते हो? एकमात्र इंडिया है जिसके पास ऐसा सोच है जो दुनिया में शांति बनाए रख सकता है। मतलब इसमें बहुत सारे लीडर शांति बनाने का काम किया है दुनिया में। ठीक है। मतलब अगर बहुत पुराने समय में जाए तो गौतम बुद्धा से लेके रिसेंट डेट में महात्मा गांधी तक बहुत सारा नाम आपको मिलेगा जो शांति में बिलीव किया है और दुनिया में बड़ा बड़ा मैसेज दिया है कि भाई पीस कायम रखो। ठीक है। सो वट एवर वो नॉलेज का गहराई आपको समझ में आ रहा है। बस यही मेरा और कुछ नहीं था, क्योंकि इस पॉइंट को समझाने के लिए मुझे ये बोलना पड़ा आपको। अब एजुकेशन में टैक्स लगाना इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, as education is seen more as social activity than the business one. एजुकेशन कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, ये ऑब्वियसली एक सोशल एक्टिविटी होना चाहिए। So point is that the government has a constitutional obligation to provide free and compulsory elementary education. देखो सर, बेसिक एजुकेशन में सबका अधिकार है। आपको बता दें सर, ये हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधानिक राइट है कि 14 साल की उम्र तक अप टू 14 ईयर्स एज तक किसी भी बच्चे को स्कूल जाने से किसी का माँ बाप भी नहीं रोक सकता। पॉइंट टू बी नोटेड सर। कोई भी पिता माता अपने बच्चे को 14 ईयर्स एज तक स्कूल जाने से नहीं रोक सकता। अगर वो रोकता है अपने बच्चे को स्कूल जाने से, वो भारत के संविधान को एक्चुअल में ब्रीच करता है। और ये मतलब वो गुनाह है सर, क्योंकि संविधान ना मानना तो गुनाह है। ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सो राइट टू एजुकेशन सबका अधिकार है, और बेसिक्स एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन तो सबका अधिकार होना ही चाहिए। ठीक है। देखो सर, भारत हमेशा शिक्षित देश हुआ करता है ऑलवेज, लेकिन लास्ट 500 600 700 ईयर्स में ड्यू टू वेरियस इन्वेजन, ड्यू टू वेरियस कॉलोनियल कॉन्सेप्ट, ठीक है, बाहर के देशों में आके भारत को जो कॉलोनी बनाया, इसमें भारत में ना आपको ऐसा कभी कभी किसी को लग सकता है कि भारत एक गरीब देश है, भारत एक लाचार देश है। ऐसा नहीं है। भारत जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड हमको ऐसा देखना चाहता है। यूरोपियन वर्ल्ड, अमेरिकन वर्ल्ड, दे वांट कि हम लोग गरीब दिखे। ठीक है। हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट ना हो,
ताकि उनका बिजनेस चले, ताकि उनका दुकान चले, ठीक है। सो वट एवर, अब जो देखो हिस्टोरिकली जो गलत हो गया वो हो गया, अब आगे अब भारत को मतलब खत्म नहीं कर सकते, जो हो गया वो हो गया, अब भारत आगे ही जाएगा, ठीक है। ये बात समझना चाहिए आज के भारत को। मतलब आज के जब मतलब लड़के लोगों को, लड़कियों को, मतलब एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट नो कि भारत जो गरीब दिख रहा है, भारत में जो इलिटरेसी नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब स्टेट वाइज भी चेक करोगे, भारत में इलिटरेसी बहुत है। अब ये एक दिन में नहीं आया। अब देखो मैं क्यों ऐसा बात कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा कनेक्ट करोगे तो शायद समझ पाओगे। सर आज नासा बताते हैं मतलब धरती से सूरज कितना दूर है। नासा आजकल कैलकुलेट करके टेक्नोलॉजी के थ्रू से स्पेस में रॉकेट भेज के फिर कैलकुलेट करके बता रहा है मॉडर्न साइंस कि धरती से सूरज का डिस्टेंस कितना है। बट द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट सर हम लोग स्पेस में कुछ नहीं भेजा, भारत ने नासा जैसा कुछ नहीं बनाया, कोई ऑब्जर्वेटरी कुछ नहीं है, कोई मंगलयान क्यूरेटर कुछ नहीं भेजा, फिर भी तुलसीदास जी ने बनारस के घाट में बैठ के रामचरितमानस में टिक तो लिख दिया हनुमान चालीसा का। हाँ सर क्या लाइन है, बोलो सर क्या लाइन लिखा? युग सहस्र योजन पर भानु लील्योता है मधुर फल दानु। कोई कुछ कहना चाहते हो सर? यही लाइन कहना चाहते हो सर? देखो सर, युग सहस्र योजन पर भानु का मतलब क्या है? कितना दूर है? युग सहस्त्र योजन पर भानु, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कितना होता है? तो अगर इंग्लिश में देखे, ये देखो, द एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, युग सहस्त्र योजन पर भानु, मतलब कुछ 12 लाख करोड़ किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, जो नासा भी बताता है एग्जैक्टली वही चीज आज से 500 ईयर्स बैक तुलसीदास जी कैसे बता दिया। अब तुलसीदास जी कहाँ से बताया? तुलसीदास जी वेद से बताया, कुरान से बताया। मतलब ये भारत का ये जो सोच है ना, ऐसा बहुत एग्जाम्पल है सर। मैं तो बस आपको इतना कहना चाहता कि अगर आपके मन में परसेप्शन है कि भारत एक इलिटरेट कंट्री है, तो ये परसेप्शन आप दूर करो, ठीक है। भारत कोई इलिटरेट कंट्री नहीं था, ये हमारे साथ गद्दारी हो गया। अब जो हो गया सो हो गया, हमें आगे सोचना चाहिए, लेकिन हमारा हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है सर, इसीलिए इतिहास पढ़ना चाहिए, इसीलिए अपने पूर्वज के बारे में, अपने पुराने लोगों के बारे में जानना चाहिए कि हम कौन हैं, क्या है हमारा पूर्वज, क्या है हमारा देश, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो और ये जो पूर्णिमा अमावस्या, हाँ, कब लूनर एक्लिप्स होगा, कब सोलर एक्लिप्स होगा, ये रिसेंटली हुआ है ना सर। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब हमारे कैलेंडर में सदियों से लिखा हुआ है, आज से नहीं। आजकल नासा बताते हैं कि कल लूनर एक्लिप्स होने वाला है, यहाँ यहाँ दिखेगा, वहां वहां नहीं दिखेगा। हाँ, बट वी नो दिस, मतलब फ्रॉम दी एटलीस्ट 1000 ईयर्स, 2000 ईयर्स, 5000 ईयर्स, गॉड नोज, किसी को नहीं पता कि कब से लिखा है ये सब। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना टॉप लेवल का है, इमेजिन करो तो पता चलेगा। तब अब बोलने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। दुनिया में जीरो का आविष्कार भारत ने किया, ट्रिगोनोमेट्री भारत ने किया, और भारत का एजुकेशन सिस्टम वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपनाया, और वो सारा इनोवेशन मॉडर्न डे में दिख रहा है। चलो अच्छा है, कम से कम अच्छा चीज तो कर रहा है। लेकिन दुख ही इस बात का है कि भारत को लगता है सब वेस्टर्न वाले करते हैं, तो फिर हमारा चीज कहाँ है फिर? अलग बात। लेकिन आप समझा करो सर, भारत का एजुकेशन बराबर क्वालिटी वाला है। अब वो क्वालिटी हम लोग वापस अचीव कर लेंगे, लेकिन पहले भारतीय को ये विश्वास करना चाहिए, ये बिलीव आना चाहिए अपने अंदर कि हमारा जो नॉलेज लेवल है, हमारा जो पूर्वज का स्किल्स है, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, ये वाकई बहुत टॉप लेवल का हुआ करता है। ये रट्टू तोता टाइप, मनी मेकिंग मशीन टाइप एजुकेशन सिस्टम नहीं था हमारे यहाँ पर। पैसा पैसा करने से पैसा नहीं मिलता, नॉलेज एनहांस करने से पैसा मिलता है। आप कुछ इनोवेटिव करोगे तो ऑटोमेटिकली मनी का फ्लो होगा। कहते हैं कि फॉलो दी सरस्वती, मतलब नॉलेज की देवी या जो भी है,
ऑटोमेटिकली लक्ष्मी विल फॉलो। ठीक है, तब नॉलेज के थ्रू से ही धन का बरसात होता है। ठीक है, इसीलिए नॉलेज एनहांस करना इलोन मस्क जरूरी है। बोलता है हाँ बोलो सर। इलोन मस्क बोलता है इलोन मस्क बोलता है फर्स्ट लर्न देन रिमूव एंड। सर आवाज तेरा कट रहा है, मैसेज करके लिख दे, समझ में नहीं आ रहा है। इलोन मस्क बोलता है कि फर्स्ट फॉलो द लर्निंग वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। क्या लिखता है सर? लिख लिख, मैं देख रहा हूँ। एक सेकंड सर, विश्वजीत कुछ लिख रहा है, इलोन मस्क क्या बोलता है उसके बारे में। ठीक है, अभी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बात हो रहा है तो मैं थोड़ा सा भावुक होकर बोल दे रहा हूँ। बट सर ट्राई टू अंडरस्टैंड एजुकेशन क्या चीज़ है। ठीक है, हमेशा मौका नहीं मिलता इतना डिटेल्स में बताने का, बट आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम सभी कोई इनकम करने के लिए सोचते हैं। ठीक है, फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल। अच्छा, वेरी गुड सर, चलो अच्छा चीज बोला विश्वजीत ने, मैंने एक अच्छा चीज सीखा। फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल, मतलब लर्निंग के बाद एल को हटा दो। ठीक है, लर्निंग के बाद एल को हटा दोगे तो क्या बचेगा? अर्न। अरे वाह, थैंक यू विश्वजीत। ठीक है, मुझे नहीं पता था सर, बट पता चल गया। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो लर्निंग मीन्स एज पर आवर इंडियन कल्चर सरस्वती, एंड अर्निंग मीन्स एज पर आवर इंडियन कल्चर लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी। सो गॉड इज लक्ष्मी, जो भी हो। आई थिंक यू अंडरस्टैंड सर। ठीक है, ओके, मतलब कंट्री डेवलप तभी करेगा सर जब लर्निंग अच्छे से रहेगा, तभी अर्निंग भी अच्छे से रहेगा। The government has a constitutional obligations to provide free and compulsory elementary education to every child. Thus, to promote education, it would be beneficial if educational services are exempted from tax. That's 100% true. ठीक है। However, एक इसका एक दूसरा पहलू दिख रहा है सर। ठीक है, commercialization of education is also a reality, है ना? The distinction between core and ancillary education is blurring, and education is now an organized industry with huge revenue. आप लोग देख ही रहे हो आजकल कितना फेमस फेमस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बना है ना? बाइजूस, हाँ, या अन अकेडमी बोल के एक है। ठीक है, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, क्या क्या सब बहुत बड़ा बड़ा नाम बन रहा है सर। काफी पैसा का फ्लो भी हो रहा है, और भी है, खत्म नहीं होगा। और सिटी वाइज भी लोकल एजुकेशन तो है ही। Point is that sir, commercialization of education is nowadays a very common concept. ठीक है, especially there are some popular city, जैसे साइंस के लिए कोटा। ठीक है, साइंस वाले बच्चों के लिए कोटा राजस्थान में। ठीक है, अगर किसी को सरकारी तैयारी करना है तो पटना। ठीक है, कॉमर्स के लिए दिल्ली कोलकाता मिक्स्ड अप। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड बन चुका है सर। ठीक है, अगर किसी को मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग करना है तो बैंगलोर, ठीक है, हैदराबाद, आईटी वगैरह में। तो ये एक ट्रेंड बन गया है, बिकॉज ये इतना ट्रेंड नहीं होता अगर सरकारी सिस्टम में करप्शन ना हो। गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम इतना करप्टेड बन चुका है कि मतलब ओरिजिनल एजुकेशन गायब हो रहा है। क्योंकि जो सरकारी लेवल में जॉब करते हैं, विथ ऑल रेस्पेक्ट टू रेस्पेक्टेड टीचर्स, मतलब जो सच में अपना काम करते हैं, और गवर्नमेंट लेवल में कुछ लैग है सर, पर्सनल टच का लैग है, मेहनत वाले लोगों का लैग है सर। सैलरी लेने के टाइम पे सब आगे हैं, काम करने के टाइम पे सब पीछे हो जाते हैं। सरकारी सैलरी लेके सारा दिन घूमता रहता है, पार्टी के किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ मिला के बंदा टीचर घूम रहा है। तो भाई क्या है भाई, मेरा तो पॉलिटिकल सेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में जाता है, अटेंडेंस सीट में अटेंडेंस देके फिर बाहर निकल जाते हैं। ऐसा दिखता है भारत में, हर शहर में, हर जिला में आपको ऐसा दिखेगा। गलत है ना सर? आप टीचर हो तो आपको इसलिए नौकरी दिया गया है, तो अपना काम तो करो। सरकार आपको जो तनख्वाह देता है 50,000, 1 लाख, हाँ, कॉलेज प्रोफेसर को 1 लाख, 1.5 लाख का सैलरी दिया जाता है। सो काम करो अपना। नहीं, काम नहीं करना है, सिर्फ सैलरी लेना है। मतलब हार्डली 10% टीचर ऐसे होंगे जो ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं सर। 90% बहुत, और ऊपर से भी वो भी करप्शन के थ्रू से आते हैं। किसी का
मामा चाचा कोई पॉलिटिक्स में है, पार्टी में है, तो फेवर में जॉब मिलता है, कनेक्शन में जॉब मिलता है। इसमें क्या होता है, क्वालिटी डिटोरिएट हो जाता है। मतलब जो सही मायने में जॉब करने लायक है उसको जॉब नहीं मिलता, जो एक्चुअल में टीचर बनने लायक है उनको टीचिंग नहीं मिलता। टीचर वो बन जाते हैं जिनको टीचर नहीं बनना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है सर, और इसी के कारण, यही कारण है सर कि एजुकेशन में कॉमर्शियलाइजेशन एक पॉलिटिकल बेसिकली, क्योंकि कॉमर्शियलाइजेशन के थ्रू से क्या हो रहा है, कॉलेज उसमें भी करप्शन चल रहा है। पैसा लेके फिर भी कितने एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई नहीं हो रहा है। पैसा लेके लोगों को बस दिखावा कर रहा है, बिल्डिंग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के, क्लास का बिल्डिंग बना के। पूना में कुछ इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कोलकाता में भी कुछ इंस्टीट्यूट है, मुझे पता है, मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए हो, चाहे वो कॉमर्स के लिए हो, सीए के लिए हो। हाँ, मतलब क्या बताए सर, मैं ऐसा भी देखता हूँ कभी कभी। हाँ, कुछ टीचर लोग हैं, मे बी दे आर हस्बैंड वाइफ, आई थिंक, हाँ, डांसिंग कर रहा है, ठीक है, फोटो शूट कर रहा है। अरे भाई, मतलब ये क्या चल रहा है, आई डोंट नो, बट वट एवर, मतलब दिखावा, क्लास बिल्डिंग, उसका खर्चा, ठीक है। सीए का कोर्स का फीस 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे भी पूछते हैं, सर इतना कम फीस, कोई कोई इंस्टीट्यूट तो 3 लाख, 3.5 लाख लेते हैं। मतलब पढ़ाने का दाम लेता है कि बिल्डिंग का दाम लेता है, वो अलग चीज, ठीक है। एक बड़ा सा बिल्डिंग बना दिया तो बिल्डिंग का दाम कोई लेना चाहे तो सीए का फीस भी बहुत हो जाता है। इसलिए कुछ लोगों के मन में चलता है इस ये पढ़ने में बहुत पैसा लगता है, ठीक है। सीरियसली, मैं ऐसे भी लोगों से मेरा बात होता है, 10 में से 4-5 लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, सीए पढ़ाई में कम से कम 7-8 लाख का खर्चा है, आप बोलते हो इतना। ठीक है, मेरा कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, मैं एक रीजनेबल चार्जेस में कोशिश करता हूँ सर। लेकिन बात ऐसा नहीं कि ज्यादा कम का बात नहीं, बात ऐसा है कि आप जो दे रहे हो, आप जो आपका जो मेन पर्पस है वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। एडुकेशन के नाम पे अगर पढ़ाई ना हो, नॉलेज ही ना हो, तो फिर उसका बहुत गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। मतलब सरकारी में भी एक तरह का करप्शन तो है ही, वो तो दिख ही रहा है, और कॉमर्शियलाइजेशन भी दिक्कत है, क्वालिटी के नाम पे धोखा भी हो रहा है। तो ठीक है सर, जस्ट आपको एक मैंने शेयर किया जो चल रहा है। कुछ कुछ जगह में तो ऐसा भी है, मतलब कंप्यूटर कोर्सेज में तो बहुत ज्यादा धोखा होता है, ठीक है। मतलब लोगों को पता नहीं है, कंप्यूटर कोर्स में डाल देते हैं, बोलते हैं कि ये सीख के ये जॉब मिल जाएगा, वो जॉब मिल जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद आके दिखता है टीचर ही नहीं है इंस्टीट्यूट में, लेकिन 50,000 60,000 लेके चला गया। रिसेंटली एक स्टूडेंट के साथ ही ऐसा ही हुआ है, वो कुछ टैली का कोर्स के साथ ऐसा, जस्ट एग्जैक्टली। तो ये भी बहुत खतरनाक चिंता का विषय। The distinction between core and ancillary education is blurring, and education is now an organized industry with huge revenue. तो बिग इंडस्ट्री बन चुका है, ठीक है। पुराने जमाने में शिक्षा ऐसा होता था, गांव में पाठशाला होता था, राजकीय विद्यालय होता था, जहाँ पर जो राजा के पास जो काम करते थे, उनके बच्चे लोग और राजा के बच्चे लोग एक साथ पढ़ते थे। तो टीचर का जो सैलरी होता था, टीचर का जो फीस होता था, वो राजा देता था, ठीक है, वो राजा देता था। लेकिन आज के जमाने में तो सिचुएशन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब तो अलग ही एक फैक्ट चल रहा है, ऑर्गेनाइज्ड के नाम पे अनऑर्गेनाइज्ड एक गवर्नमेंट सिस्टम, थोड़ा प्रॉब्लम है सर, मैं मानता हूँ काफी प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारे देश में टैलेंट बन नहीं रहा है, बिकॉज लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, ठीक है। The GST law tries to maintain a fine balance whereby core educational service provided and specified services received by educational institutions are exempt and other services are sought to be taxed. इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जीएसटी है, यस, साइड बाय साइड नो। तो अगर कोर एक्टिविटी है, बेसिक एक्टिविटी है, ठीक है, मतलब फंडामेंटल एजुकेशन है, तो नो जीएसटी। लेकिन अगर साथ में कॉमर्शियलाइजेशन है, देन जीएसटी, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम जो चलता है वो जीएसटी के अंदर आता है। जितना सरकारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें जीएसटी नहीं, मतलब बेसिकली प्रोफेशनल प्राइवेट कोचिंग सिस्टम ये जीएसटी के अंदर आता है, बिकॉज दिस इज द कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट के थ्रू से दिया जाता है, ठीक है, जो बेसिक्स है, जो फंडामेंटल राइट भी है, एज वेल एज गवर्नमेंट सर्विसेज भी है, वो जीएसटी पर्व्यू से बाहर है। इट्स कॉमन सेंस, ठीक है। So exemptions from GST granted wide interest 66 stated above can be discussed under two broad categories: output service and input service of an educational institutions.
The discussion in succeeding paras fundamentally revolves around these two areas. चलो देखते हैं आउटपुट सर्विस क्या है, इनपुट सर्विसेज क्या है. Service provided by an educational institution to its students, faculty and staff, and by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fee or exempt from GST. ठीक है, मतलब एग्जाम फीस जो लेते हैं ना इंस्टीट्यूट वगैरह, ये जीएसटी पर्व्यू से बाहर है. लेकिन कुछ प्रोफेशनल बॉडी इस तरह का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, लेकिन उस पर जीएसटी लगता है, बट वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल में लिया जा रहा है. बट आमतौर पे एंट्रेंस फी जो होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन जो स्टूडेंट्स के लिए मतलब लेते हैं, वो जीएसटी फ्री होता है. Since exemption with respect to said service is available, जैसे कि CS एंट्रेंस, CA फाउंडेशन, इसमें जीएसटी नहीं है सर. ठीक है. Since exemption with respect to said service is available only when these services are provided by educational institutions, it is important to analyze the term educational institutions first. सबसे पहले ये बात समझना होगा, as per the government rule, education institutions किसको कहते हैं. ठीक है, ध्यान से सुनना. So educational institution means an institution providing services by way of preschool education and education up to higher secondary school or equivalent. Okay? प्री-स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी तक का जो स्कूल सिस्टम है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है. एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ ए करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, and education as a part of an approved vocational education course. कुछ जगह में ना आजकल vocational courses भी होता है. vocational में क्या होता है, ये तथाकथित मतलब ट्रेडिशनल वे में जो हम लोग डिग्री टाइप पे पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह से सारा सब्जेक्ट्स. बट जो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, वहाँ पर ना आपको ना सब्जेक्ट उस तरह से पढ़ाया जाता है, बट साइड बाय साइड ना आपको कुछ ऐसा भी पढ़ाया जाता है जिसमें आप कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस करें. ठीक है, जैसे आपको कारपेंटर का काम सिखाया जा सकता है, आपको मोबाइल मैकेनिक का काम सिखाया जा सकता है, अगर आपको लैपटॉप रिपेयरिंग का काम सिखाया जा सकता है, अलॉन्ग विथ योर नॉर्मल एजुकेशन. तो उसको ना वोकेशनल एजुकेशनल कोर्स कहा जाता है, जिसमें आपको बचपन से ही वर्किंग नॉलेज मिले. ठीक है, नॉट जस्ट कि बस पढ़ते जाओ. ठीक है, मैं तो मानता हूँ कि वोकेशनल एजुकेशन बहुत जरूरी होता है. वोकेशनल एजुकेशनल कोर्सेज जो है ना, वोकेशन मतलब क्या, जिसमें आप अपना रोजी रोटी भी कमा पाओ, इतना नॉलेज आपको दिया जाए. अभी इंडिया में वोकेशनल कोर्स चल रहा है, बट इसमें भी ना क्वालिटी इश्यूज है. लेकिन फिर भी कोशिश ऐसा है स्कूल लेवल में, मतलब एकदम KG1 से लेके अप टू क्लास 12 तक ऐसा स्कूल सिस्टम बना हुआ है सर. अलग अलग जिला में है, 10 में से 2 स्कूल दिख रहा है जहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज करवाया जाता है. लेकिन अभी भी लोगों के अंदर ना वही डिग्री के पीछे भागने का एक जो आदत है ना, वो आदत से अभी वो थोड़ा सा न फंस चुका है. ठीक है, कि ये डिग्री लेना है, वो डिग्री लेना है. हाँ बोलो सर. दिल्ली में गई. फिर से आपका आवाज कट रहा है, पता नहीं. आज विश्वजीत कुछ बोल रहे क्या, आवाज फट जा रहा है. क्या क्या बोल रहे हो सर? सर मैसेज कर दो, देख लेता हूँ. अच्छा देखो, तो एजुकेशन आई थिंक इट्स विश्वजीत का नेटवर्क इशू से, तो विश्वजीत का आवाज मेरे तक आ रहा है, बट क्या बोल रहे हैं ना, वो आवाज फट रहा है, क्रैक हो जा रहा है साउंड. ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं तब तक. दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम, हाँ आजकल बहुत चर्चा में है दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम. केजरीवाल जी ने सरकारी लेवल ऑफ स्कूल में कुछ कारनामा किया है, ऐसा सुना जा रहा है सर. आई थिंक मैंने एग्जैक्टली तो देखा नहीं, बट ऐसा मैं सुन रहा हूँ कि सरकारी स्कूल को भी एक लेवल एक काफी अच्छा डेवलपमेंट किया है. अगर ऐसा है तो आई थिंक अच्छा है. मैंने सुना सर, मैंने भी सुना कि दिल्ली में प्राइमरी स्कूल में भी लोगों के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग देने का एक सिस्टम, स्टार्टिंग से ही बच्चे लोगों को कुछ काम सीखने का टेंडेंसी. ठीक है, लाइक जो भी ट्रेंडी चीजें हैं बचपन से ही उनको अपने अपने शौक के हिसाब से
ठीक है, जो हॉबी के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से बचपन से ही क्लास 1 2 3 4 पढ़ते पढ़ते ही उनके अंदर अगर जो भी खूबी दिखे उनको उस तरफ एक उनको इंस्पायर करना कि भाई आप अच्छा ड्राइंग करते हो तो आप इस फील्ड में जा सकते हो, आप अगर अच्छा गाना गाते हो तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। सो देयर आर वैराइटीज ऑफ थिंग जो बच्चे लोग कर सकते हैं सब। सो ह्यूज थिंग अगर इसको, लेकिन इसको एप्लीकेबल करने के लिए ना क्वालिटी टीचर का जरूरत है। क्वालिटी टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये स्कूल है, स्कूल में बच्चे लोग तो है, यस दैट्स ट्रू, बट बच्चा तो बच्चा है सर, ये तो एकदम मिट्टी की तरह होता है ना, नरम मिट्टी की तरह होता है। अब इनके अंदर आप क्या डालोगे उस पर डिपेंड करता है, मतलब भूसा डालोगे तो भूसा बन जाएगा, ठीक है, ब्रेन वॉश हो जाएगा, और अगर इसमें क्वालिटी डालोगे तो क्वालिटी बन जाएगा इनके अंदर। सो ये मतलब एकदम वेरी बिगिनिंग एरिया में आप उसको क्या दे रहे हो, तो क्वालिटी टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट को थोड़ा एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट कर रहा है आई थिंक, बाकी गवर्नमेंट के लिए भी मेरा एक ही मानना है कि आप ना क्वालिटी टीचर रिक्रूट करो, पॉलिटिक्स कम करके, ठीक है। चाहे जैसे ईस्टर्न इंडिया में बहुत मुश्किल है सर, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत मुश्किल है, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, ऐसे एरिया में बहुत दिक्कत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी टीचर्स नहीं है, ठीक है। तो स्कूल है, स्कूल का मतलब भरा पड़ा है, स्कूल कॉलेज स्कूल भरा पड़ा है, ठीक है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, ठीक है, तो इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग की मतलब इधर से उधर देखा नहीं जा सकता, लेकिन क्वालिटी बिल्डिंग के साथ साथ क्वालिटी टीचर होना भी जरूरी है, बिकॉज स्कूल बिल्डिंग से नहीं टीचर से चलता है, ठीक है सर। अगर बिल्डिंग ना बना के अगर एक पेड़ के नीचे भी पढ़ाया ना तो भी आप कुछ सीख जाओगे, ठीक है, तो भी क्या बहुत कुछ सीख जाओगे। सो बिल्डिंग ठीक है, जरूरी है आज के डेट में, बिल्डिंग क्यों नहीं बनाना है, बट बिल्डिंग इज नॉट द मेन फोकस, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि कहावत है सर, और या फिर क्या बोलते हैं इसको, प्रभाव, कहते हैं कि पैसे से आप घर बना सकते हो, यू कैन बिल्ड ए हाउस विथ मनी, बट यू कैन नॉट बिल्ड ए होम विथ मनी। मतलब पैसे से आप एक हाउस बना सकते हो बट उसको आप होम नहीं बना सकते, मतलब उसको घर नहीं बना सकते, क्योंकि घर बनाने के लिए घर के लोगों के अंदर ना प्यार मोहब्बत ये सब होना चाहिए। पैसा है तो एक बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो, ऐसे कहते हैं कि पैसा है तो आप बड़ा बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से आप नींद नहीं खरीद सकते, स्लीप, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास पैसा है तो हम एक बड़ा सा एजुकेशनल बिल्डिंग बना सकते हैं, बट क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते। क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें क्वालिटी बिल्डिंग नहीं क्वालिटी टीचर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर उस चीज में काम हो रहा है, चाहे इधर इन दिल्ली हो या फिर कोलकाता, तो तब काम होगा सर, तब बात बनेगा, नहीं तो ना सब कुछ वही पेपर में ही दिखेगा, देखो क्या बिल्डिंग बना है। जब तक ये समझ में आएगा तब बात कर सकते हैं सर। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, सब क्लॉज 2, the term education as a part of curriculum for obtaining a qualification recognized by any law for the time being in force means the education delivered as a part of the curriculum that has been prescribed for obtaining a qualification prescribed by law. Thus, in order to be covered under Inter 66, the education service should be delivered as a part of the curriculum. In view of the same, it can be inferred that education service कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है। ध्यान से देखना, अगर कोई डिग्री या सर्टिफिकेशन कोई कॉलेज प्रोवाइड करता है, कोई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, कोई इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है, तो उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। These courses lead to grant a qualification recognized by law. लेकिन ट्रेनिंग गिवन बाय प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, ये लॉ में कहीं डॉट मतलब कहीं भी दर्ज नहीं है, सब क्लॉज 2 में। Such training does not lead to grant of a recognized qualification. आप नॉलेजेबल बन सकते हो प्राइवेट कोचिंग से, बट प्राइवेट कोचिंग आपको कोई सर्टिफिकेट देगा और उस सर्टिफिकेट को लेके आप अपने गले में माला माला बनाओगे, ठीक है, उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन आजकल बच्चे लोगों को गुमराह कर रहा है सर, ठीक है। कैसे गुमराह कर रहे हैं जानते हो, कोचिंग ज्वाइन करो, ये कोर्स वो कोर्स बोल के कोर्स करा रहा है, और प्राइवेट कोचिंग भी ना अपने आप को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बता रहा है,
बट आपको बता दूं कि प्राइवेट कोचिंग कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं होता है। ध्यान से बात को समझे। प्राइवेट कोचिंग मीन्स जस्ट लाइक ए प्राइवेट टीचर जो आपको प्राइवेटली गाइड करता है। वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा घर क्यों ना बना ले। प्राइवेट है तो प्राइवेट है, प्राइवेट कोचिंग है। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल सकता है, या फिर एक सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस की तरह देख सकते हो आप उसको। बट दैट इज नॉट अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज पर लॉ। बट लोग इसको नहीं समझ पाते, और कई बार ऐसे देखा जाता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लॉ को तोड़ के क्या करता है, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम ऐसा दिखता है, ऐसे नाम के आगे इंडियन इंस्टीट्यूट बोल के लिख देता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये इलीगल है सर। कभी भी आप अपने प्राइवेट कोचिंग के आगे पीछे ये सब इंडियन इंस्टीट्यूट ये सब नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है, ये लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। ठीक है, और साथ में इसे सर्टिफिकेशन देके लोगों को लगता है कि मैंने ये तीर मार लिया, मैं वो तीर मार लिया। सर प्राइवेट कोचिंग इज जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज। जो आप घर पे नहीं पढ़ सकते, जो आपको घर पे गाइड करने के लिए कोई अगर है नहीं, तो आप वहां पर जाके अपना गाइडेंस लो। ये होता है प्राइवेट कोचिंग का काम, मतलब लीगल। ओके सर। Education is a part of a prescribed curriculum for obtaining a qualification recognized by law of foreign country। ठीक है, अगर कोई फॉरेन कंट्री के लीगल हिसाब से अगर आप कोई कोर्स करते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे फॉरेन कंट्री का डिग्री आप इंडिया में बैठे ले सकते हो। आजकल एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट शायद आप लोग देखते हो, एक कंपनी बड़ा चल रहा है, अपग्रेड बोल के। देखा टीवी में ऐड देखा, यूट्यूब में बहुत देता है। हाँ सर, ये कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देखते हो। जो लोग बेसिकली काफी दिन से जॉब वगैरह कर रहा है लेकिन अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया, तो इनका मानना है कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोर्स करके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये देखो। yes। सर, हाँ बोलो सर। तो यूट्यूब पे एक ऐड देखा था जिसमें अन अकेडमी भी ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिसमें आप ऐसा टेस्ट अटेम्प्ट करो और फिर लाइक बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जॉब में ही वो लोग हेल्प करके देगा, ऐसा ऐड आया था। अच्छा सर, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि आप कहाँ से फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोर्सेज कर सकते हो। देख लो सर, कुछ ओपन ओपन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप अपना जो करेंट एजुकेशन चल रहा है, CA CMA, इसके साथ साथ सिमिलर जो कोर्सेज है आप कर सकते हो। ठीक है, ये EDX है, ये एक ओपन ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर है। ठीक है, और इसी के थ्रू से आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, ये एकदम ऑथराइज्ड है सर। ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का कोर्स आप यहाँ से कर सकते हो और अपने करियर के मतलब जो भी आपका पढ़ाई चल रहा है सिमिलर फील्ड में करो आप। ठीक है, जैसे आपको एक दिखाता हूँ, जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट्स को करवाया यहाँ से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का फील्ड है ये। ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे आपके पास काफी कोर्सेज अवेलेबल होता है। ठीक है, जैसे ये एक कोर्स है सर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे, ये एक सर्टिफिकेशन डिग्री है। ठीक है, पढ़ाई फ्री है, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो शायद कुछ पेमेंट करना पड़ता है। 4-5,000 6,000 10,000 के बीच में नॉर्मली सर्टिफिकेशन मिल जाता है, एंड विच विल हेल्प यू अपना कोई सीवी को अच्छा लिखने के लिए बहुत लोग करते हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाओगे तो उस पर थोड़ा हेल्प हो जाता है। सो ये देखो सर, इसमें आप लोग जो लोग स्पेशली ऑलरेडी इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल में है CA CMA में, मैं उनके लिए भी रिकमेंड करता हूँ। आप लोग चाहो तो कर सकते हो। ये कहाँ से है सर? IIM बैंगलोर से। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM, जिनके लिए लोग कैट वगैरह देके जाते हैं, इन्हीं का कोर्सेस है। बट जो लोग ऑलरेडी CA CMA का पढ़ाई कर रहे हैं वो ये सिलेबस को फॉलो कर सकता है। जैसे ज्योति, आप अगर चेक करोगे आप समझ सकते हो, या बाकी लोग भी देख सकते हो। ये देखो सर, यहाँ पर जो कोर्स स्ट्रक्चर है, जस्ट लुक एट सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग इक्वेशंस। ऑलरेडी जो लोग मेरे पास बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स कर रहे हैं और मैम के पास अकाउंट्स का क्लास करते हैं,
और मेरे पास फाइनेंस का क्लास करते हैं, दे हैव डन ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, जैसे देखो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशंस, रीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब रेशियो एनालिसिस करना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, ठीक है, कॉस्टिंग भी दिया है सर, जहाँ पर आप प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, जॉब प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अरे आप लोग ये सब किए हैं कि नहीं किए हैं बोलो? हाँ, क्योंकि आप लोग सब CA में वाले हो, आप लोग सब कर चुके हो। क्या ज्योति बोलो, किए हैं कि नहीं किए सब? यस सर। है ना, ये देखो कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, जो लोग FM का पढ़ाई करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में देखो मतलब स्टॉक मार्केट में, ठीक है, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, ठीक है, नॉर्मल फाइनेंस का नॉलेज, ये सारा टॉपिक आप लोग जानते हो, ठीक है। सो आप लोग अपने इंटर की पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। और इसमें यहाँ पर भी ये लोग वीडियो कोर्स देगा, बट अगर आप खुद को सुनोगे ना, आप फटाफट दिमाग में आ जाएगा कि क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि यू नो दैट दीज थिंग्स, ठीक है। सो और साथ में आप एक एनरोल करके अपना एक फेदर ऐड कर लेना। अगर कोई करोगे, अगर सर्टिफिकेशन ले लेते हो एग्जाम देके, तो मुझे बताना सर। हाँ, इवन वीडियो ट्रांसक्रिप्शन में हिंदी इंग्लिश दोनों है, ठीक है, इसको माइक्रो मास्टर प्रोग्राम बोला जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी इसको है, ग्रेजुएट लेवल कोर्स है, ठीक है, स्पेशल फैसिलिटीज यूज कर लीजिएगा। ऐसे और भी है, मैं जस्ट आप एक एग्जाम्पल दिया। हाँ ज्योति, लेकिन क्या इसको लीगल सर्टिफिकेशन मतलब लीगल माना जाएगा एज पर एजुकेशनल डिग्री? नहीं। हाँ, IIM बैंगलोर का है क्योंकि वो इंडियन है तो फिर वो चलेगा, बट अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी का करते हैं तो फिर उस डिग्री को प्रॉपरली नहीं मानता। EDX तो बस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का कोर्सेज अवेलेबल होता है। ऐसे एक EDX है, एक है आपका कोर्स एरा बोल के भी एक है, ठीक है। सो ये बड़ा पॉपुलर है सर प्लेटफॉर्म, ठीक है। यूडेमी इज अ डिफरेंट सर, यूडेमी में कोई भी कर सकता है, लेकिन ये EDX और कोर्स एरा में नॉर्मली यूनिवर्सिटी आते हैं, ठीक है। ये बड़ी कंपनी EDX का काफी पॉपुलरिटीज है, समझ में आया है? तो ये सब काम का डिग्री है सर, ऑब्वियसली अगर आप लेके रखोगे ना, आपको इंटरव्यू में बड़ा हेल्प। ऐसे इंटरव्यू में आपको सवाल जवाब करेगा, जवाब देना है, लेकिन अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऐड करके रखते हो तो इट विल हेल्प यू, ठीक है, इट विल हेल्प यू। मानो कि कोई CA इंटर के बाद कहीं पर जा रहे हैं, या CM इंटर के बाद, जैसे आज ही 4-5 इंटरव्यू का कॉल आया था, ठीक है, इंटरमीडिएट पास आउट 5 लाख 6 लाख का पैकेज दे रहा है, ठीक है, या फिर कोई CA ड्रॉप आउट है, ठीक है, अगर कोई है तो बताना, मैं बता दूंगा, अकाउंट्स का जॉब वगैरह है, ठीक है। 2 कंपनी ने मेरे को आज फोन किया, तो मैं बोला कि ठीक है, कुछ लोगों को मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, लेकिन कोई कोई मुझे बोला कि सर अभी तो है, कोई दिक्कत नहीं है, एक हैदराबाद में चला गया, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको याद दिलाया कि ये सब हेल्प करता है, जॉब कैरी करने में बड़ा हेल्प करता है। अच्छा सर, ओनली अब आगे एक एग्जांपल लेते हैं सर, धर्म इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी DIT। सर धर्म इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है मध्य प्रदेश में। ये पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, एंड ऑल द इंजीनियरिंग कोर्सेज इंक्लूडिंग द डिस्टेंस लर्निंग कोर्स, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग मतलब आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। आजकल काफी यूनिवर्सिटी ये दे रहा है सर, मतलब आप घर बैठे भी पढ़ाई करो, क्लास अटेंड करो ऑनलाइन में, और अपना डिग्री कंप्लीट करो। और ये काफी अच्छा स्कोप है सर, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है बड़े शहर में जाके वहाँ का रहने का खाने का खर्चा चला के पढ़ाई करना। अपने घर में रहो, सिर्फ स्कूल का कॉलेज का कोर्स फीस भरो और पढ़ाई कंप्लीट करो, ठीक है। और जब ट्रेनिंग होगा तो ट्रेनिंग के लिए चले जाओ, ठीक है। इसमें खर्चा भी बच रहा है, और मुझे मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी का ये फायदा लेना चाहिए इंडियन स्टूडेंट्स को, ठीक है, लेना चाहिए। अब बोलो ना, जो IIM बैंगलोर में एडमिशन नहीं ले सकता, कम से कम IIM बैंगलोर का कुछ कोर्स तो कर सकता है। सो इट्स जस्ट ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज। अच्छा, अब बात ऐसा है कि जो कोर्स ये लोग ऑफर कर रहा है, ये AICT का है। मतलब AICT क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। मतलब इंजीनियरिंग कोर्स या मैनेजमेंट का कोर्स जो होता है ना, वो टेक्निकल एजुकेशन का पार्ट होता है। तो इनके पास वो लाइसेंस है कि वो ये डिग्री दे सकता है। तो क्योंकि ये जो धर्म इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ करिकुला ऑफ ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ,
तो हम इसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बोलेंगे। ये कोई प्राइवेट कोचिंग नहीं था, ये प्राइवेट कॉलेज था, ठीक है। सो इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ये एज पर AICTE अप्रूव्ड, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा जब भी कोई कॉलेज का आप डिटेल्स देखते हो एडमिशन के टाइम पे, तो आपको दो चीज चेक करना चाहिए। एक, UGC रिकॉग्नाइज्ड है कि ना, एंड दूसरा AICTE अप्रूवल है कि ना, अगर टेक्निकल एजुकेशन है तो। टेक्निकल एजुकेशन लाइक मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग वगैरह के केस में, ठीक है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी है तो UGC रिकॉग्निशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का डिटेल्स है किया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एज पर द लॉ। अच्छा सर, अगर कोई प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन आपको हायर सेकेंडरी स्कूल और एक इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, उससे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहा जा सकता है। लिटिल वेज पब्लिक स्कूल इज अ स्कूल लोकेटेड इन तमिलनाडु। The school was two branches उसका, one is a preschool, another is a higher secondary school. CBSE में affiliation है उसका। So preschool and higher secondary schools are educational institutions and thus little public school qualify as an educational institutions. लेकिन आजकल सर कुछ लोग ऐसे भी अपने घर में बच्चे लोगों के लिए नर्सरी स्कूल बना लेता है, लेकिन उनका कोई एफिलिएशन नहीं होता टॉडलर के लिए, ठीक है। एक प्री स्कूल बना लेता है जिनके पास थोड़ा पैसा हो, फैसिलिटीज दे सकता है, but they don't have an affiliation, तो it's like a private coaching, ठीक है। it's like a private coaching। तो ये देखना पड़ेगा कि वो affiliated वे में चल रहा है कि विदाउट affiliation में चल रहा है। सर सब क्लॉज 3 cover institutions providing service by way of education as part of approved vocational education course। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो वोकेशनल ट्रेनिंग पे कैसे कैसे वोकेशनल एजुकेशन कोर्स होता है। जैसे पॉपुलर वोकेशनल कोर्सेज में ITI बड़ा पॉपुलर है सर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्सेज या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट रन होता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट रन होता है और इसमें जो पढ़ाया जाता है इसमें अप्रेंटिस एक्ट के हिसाब से है सर। अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी, ठीक है। ट्रेनी जो बाद में बड़े बड़े फैक्ट्री में जाके ट्रेनिंग लेता है और उसके बाद उनको उसी फैक्ट्री में लोअर लेवल इंजीनियर का जॉब मिल जाता है। जैसे मानो और उसमें से ही कोई बड़ा कारपेंटर भी बन जाए, कोई बड़ा मशीन रिपेयरर बन जाए, ठीक है। तो दीज आर द वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये स्किल इंडिया में बहुत शामिल है सर। स्किल इंडिया बोल के भी आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम चलता है, ठीक है। जिसमें वो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफरिंग कोर्सेज इन डेजिग्नेटेड ट्रेड्स नोटिफाइड अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, ठीक है। So a modular employable skill course approved by NCVT run by person registered with the Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. The modular employable skills is the minimum skill set which is sufficient for gainful employment. मतलब इस तरह का जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अगर बच्चे को ना नॉर्मल पढ़ाई अच्छा नहीं लगता, ठीक है, अच्छा है कि उनको अगर घर पे गरीबी है, ठीक है, अगर घर पे गरीबी है मतलब कि कोई है नहीं देखने वाला, ठीक है, या फिर उतना फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब काफी है, तो ऐसे बच्चे लोगों को ना नॉर्मल स्कूल में नहीं, रेगुलर स्कूल में नहीं, वोकेशनल स्कूल में डालना चाहिए और उसके बाद ITI की तैयारी करवाना चाहिए। इसमें क्या होगा, उनके अंदर जल्दी जल्दी एक एम्प्लॉयबल स्किल्स आ जाएगा ताकि वो अपना जो फाइनेंशियल जरूरत है वो पूरा कर पाए, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ये चलाते हैं। तो अगर कभी भी आपको कोई सजेशन मांगे एज पर देयर सिचुएशंस कि भाई कौन से स्कूल में जाए क्या करे, तो आप उनको सजेस्ट कीजिएगा। अगर वो गरीब है, फाइनेंशियली थोड़ा पिछड़ा हुआ में है, लेकिन उनको जरूरत है जल्दी कुछ करने का, स्कूल लेवल में है, तो आप उनको ये सजेस्ट कीजिए कि आप पहले वोकेशनल स्कूल में भर्ती हो जाइए। तो अगर बाई चांस वोकेशनल में नहीं है, नॉर्मल स्कूलिंग किया, लेकिन उनको जल्दी कुछ करना है, तो उनको ITI के बारे में बता दीजिए, क्योंकि वो ITI करके कुछ ना कुछ एम्प्लॉयबल स्किल सीख जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये किसके किसके लिए है, जो लोग RD स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, जो अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाता, किसी का पिताजी गुजर जाते हैं, किसी कोई गरीब है, कोई पिछड़ा हुआ है, ड्यू टू एनी रीजन, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्कर्स है, पहले काम पढ़ाई नहीं हो पाया था पुराने टाइम पे, लेकिन अभी अपना स्किल को अपग्रेड करने के लिए पढ़ सकता है, क्योंकि समय के साथ अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है इन एवरी फील्ड। CA को भी करना पड़ता है सर, CS को भी करना पड़ता है, CMA को भी करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि सर कभी कभी आप देखिएगा
चार्टर्ड अकाउंटेंट है पर उनको अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा है, CS है पर प्रॉपर जॉब नहीं है, CMA है बट ठीक ठाक सैलरी नहीं मिलता। प्रॉब्लम क्या है जानते हो? इतना अच्छा पढ़ाई करने के बाद भी, इतना अच्छा डिग्री गैदर करने इतना मेहनत से किया, फिर भी अगर उसको नहीं मिल रहा है, इसका एक ही रीजन हो सकता है, क्योंकि इतना इजीली तो CMA नहीं बना जा सकता। इसका रीजन यही है कि या तो वो अपने आप को समय के साथ अपग्रेड नहीं किया, डिग्री मिलने के बाद सोचा कि सब सेट है, अब तो जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है सर। जब तक है जान, ये बात याद रख लो। अगर आज आप लोगों को लगता है कि एजुकेशन खत्म है तो गलत सोच है आपका। जो प्रोफेशनल्स है, जो एंटरप्रेन्योर एबिलिटी रखना चाहता है, जो अपना फार्म हो, जो अपना बिजनेस हो करना चाहता है, या किसी कंपनी में अपना सैलरी डे बाय डे इंक्रीमेंट के लिए सोचता है, जिनको पाने के लिए हर कंपनी बेचैन हो, ऐसे लोगों को हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। देखना कुछ लोग ज्यादा पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ छोटा मोटा काम किया, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेनिंग लिया, लेकिन उसके अंदर स्किल अपग्रेड हुआ। अब ऐसे लोगों को कंपनी छोड़ना नहीं चाहता, चाहे कोई कोई सेफ है। अभी देखिएगा कभी आप लोग, ये जो लोग होटल मैनेजमेंट पढ़ता है ना, मैं आपको बोलता हूँ ऐसा ऐसा सेफ है सर, जो कभी जिंदगी में होटल मैनेजमेंट क्या चीज़ है नहीं जानता, पर बड़ा बड़ा होटल में वो सेफ का काम करते हैं और उनको करोड़ों का सैलरी से रखा गया है। ऐसा बहुत सारे लोग मिलेगा आपको। बट हाँ, अपने आप को समय के साथ 5 स्टार 7 स्टार होटल जैसा बनाया है, ठीक है। हो सकता है कभी अपने पाड़ा में, अपने मोहल्ला में, अपने पड़ोस में लोगों के लिए खाना बनाता था, लेकिन आज किसी 5 स्टार होटल में खाना बना रहा है। मैं ऐसे कुछ लोगों का कहानी सुना हूँ सर, देखा भी हूँ। एक जमाने में मोहल्ले में खाना बनाता था, आज 5 स्टार होटल में कुक है, सेफ है। लेकिन हाँ, अपने आप को अपग्रेड किया, अलग अलग कंट्री। मतलब देखो, 5 स्टार होटल में कुक बनना इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ एक स्टेट का खाना नहीं है। मतलब आप बंगाली हो तो सिर्फ फिश बनाओगे, ठीक है, कल अगर कोई मारवाड़ी आ जाए, राजस्थानी आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए अलग खाना होगा। कल कोई नॉर्थ ईस्ट का लोग आ जाए तो वो भी अपने लिए कुछ बोलेगा कि भाई हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ऐसा खाना खाते हैं, ठीक है। कल कोई फॉरेनर आ जाए तो फॉरेनर टाइप का खाना। तो ये बहुत ही लंबा स्किल का मैटर है, ठीक है। इसीलिए या तो पढ़ के करो, ठीक है, होटल मैनेजमेंट स्कूल में भर्ती हो गए, या फिर अपने आप को कैसे भी करके सीखो, रगड़ते रगड़ते पहुंच जाओगे सर, ठीक है। सो एम्प्लॉयबल स्किल, ठीक है, अपग्रेड करते रहना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर अपने आप को अकाउंट्स में, टैक्स में, फाइनेंस में, हाँ, स्टॉक मार्केट में अपग्रेड नहीं करेगा तो बंदा पीछे रह जाएगा, ठीक है। फिर बाद में बोलेगा देखो डिग्री लेके कोई फायदा नहीं है। फिर लोगों को बाद में बोलेगा अगर ऑडिट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर बंदा फंस गया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। 2 नंबरी करने का जरूरत नहीं है। ये जो 2 नंबरी का खेल खेलता है ना, 2 नंबरी करने का जरूरत नहीं है। ऑनेस्टी के थ्रू से इतना काम है आपको मैं बता नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम लोग को शॉर्टकट पसंद है। शॉर्टकट में अगर करोड़ों मिल जाए तो लॉन्ग कट क्यों अपनाएं? लेकिन सर शॉर्टकट में एक प्रॉब्लम है, शॉर्टकट 2 नंबरी में एक ही प्रॉब्लम है, जिस दिन किस्मत खराब जाएगा, जिस दिन किस्मत खराब जाएगा, जिंदगी भर का सारा मेहनत अच्छा पूरा सब खत्म हो जाएगा। ये ऑडिट में घोटाला करता है ना, CA का डिग्री, CS का डिग्री छीन लेता है, जेल में डाल देता है, नामो निशान मिट जाता है सब। जो भी हो, अपना अपना पसंद। इसी को बोलते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग। डिग्री है, नॉलेज है, बट कैरेक्टर अगर बिल्ड नहीं है ना, तो गलत काम करते। मतलब हो सकता है कि ऑनेस्टी में 5 लाख कमाता, बट उनको चिंता है कि नहीं मुझे 5 लाख से मेरा पेट नहीं भरने वाला है, मुझे 50 लाख चाहिए। 50 लाख एक एबनॉर्मल अमाउंट है किसी मंथली इनकम के हिसाब से, तो फिर वो एबनॉर्मल अमाउंट पाने के लिए पागल है, तरस रहा है। और उसी तरस के कारण क्या होता है, उसका ग्रीड 2 नंबरी कर बैठता है, कंपनी के घोटाले में साथ दे देता है। ये इसको बोलते हैं एथिक्स। एक पेपर होता है सर, CA, CS, CMA तीनों को पढ़ाया जाता है, लॉ एंड एथिक्स। ट्रेनिंग जब देता है आप लोगों को तब भी समझाया जाता है, इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग होता है ना, उसमें भी एथिक्स सिखाया जाता है। चलिए, एथिक्स सिखाने का चीज नहीं है, एथिक्स सिखाने का चीज नहीं है। ये मोरल वैल्यूज होते हैं जो फैमिली से, कल्चर से बिलोंग करता है।
अगर हमारे देश में एथिक्स खत्म हो रहा है, इसका मतलब हमारे देश का कल्चर खत्म हो रहा है। ठीक है, अब कल्चर ठीक हो जाएगा ना, एथिक्स भी ठीक हो जाएगा। एथिक्स के लिए ट्रेनिंग देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, जो भी हो, मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्सेज, designated trade means any trade or occupation or any subject field in engineering, non-engineering, technology, or any vocational course with the central government after consultation with the central government. Apprenticeship Council may by notification of the official gazette specify as a designated trade for the purpose of Apprenticeship Act 1961. इसको भी educational institutions माना जाता है। काला दृष्टि ITI गोरखपुर उत्तर प्रदेश में is engaged in providing skill development courses in other than designated trades notified under the Apprentice Act 1961. Since courses offered by Kala Drishti ITI are not in designated trades notified under the Apprentice Act 1961, so education provided by it is not approved as vocational educational course as defined. So resultantly, it does not qualify as an educational institution. So अगर ये educational institutions के हिसाब से qualify नहीं करता, क्योंकि वो जो कोर्स ऑफर कर रहा है वो एज पर डेजिग्नेटेड ट्रेड के हिसाब से नहीं है, सो इन दैट केस जो फीस वो ऑफर करेगा आपको, ठीक है, वो फीस में जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट अगर ऑडिट करता है, ठीक है, जीएसटी ऑडिट में डालता है, तो ऑटोमेटिकली वो जीएसटी आपसे कलेक्ट करेगा, क्योंकि जो आपका एक्ट के हिसाब से आप नहीं करोगे, ठीक है, तो वो एक्ट के बाहर है। अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रूल को फॉलो नहीं किया तो फिर वो जीएसटी में एग्जेम्पशन में नहीं आएगा। इसीलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए इतना डिटेल्स में बोलने का जरूरत पड़ता है, और कोई पर्पस तो नहीं है सब। प्राइवेट ITI सर, आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है सर, या मैं ऐसे ही पके जा रहा हूँ? है सर। आजकल सर प्राइवेट लेवल में भी गवर्नमेंट ITI को बना रहा है सर, क्योंकि सिर्फ सरकारी लेवल में इतना लोगों को एजुकेशन देना सरकार अकेला नहीं कर पा रहा है, और प्राइवेट ITI परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं। So private ITI qualifies as an educational institution if the educational provided by these ITIs is approved as a vocational educational course is defined by above. ठीक है, so जो भी प्राइवेट ITI प्रोवाइड करते हैं वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहलाएगा। Only in respect of designated trade notified under Apprentice Act 1961 are exempt from GST under this. Service in respect other than designated trades liable to GST. तो ऐसा कोई भी कोर्स जो अप्रेंटिस एक्ट को फॉलो नहीं करके ITI प्रोवाइड करेगा उसमें GST चार्ज हो जाएगा, और जो GST मतलब अप्रेंटिस एक्ट को फॉलो करेगा उसमें GST नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। So further, in case of designated trade services provided by private ITI by way of conduct of entrance exam against consideration in the form of entrance fee, ये भी exempt होता है। Moreover, in respect of such a designated trade service provided to private ITIs, ठीक है, अगर कोई प्राइवेट ITI को कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है relating to admission to or conduct of examinations by private ITI is also exempt। मतलब अगर ITI इंस्टीट्यूशंस को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है कि भाई आप ITI हो, आपके यहाँ पे जो एग्जाम होगा हम लोग उसका पूरा काम करेंगे, ठीक है, तो बदले में जो कुछ भी काम वो सर्विस प्रोवाइडर करेगा उसके सर्विस में भी GST इफेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है एज पर दी एक्ट कर रहा है। ठीक है, बात ऐसा है। गवर्नमेंट ITI के केस में as far as government ITI are concerned, services provided by government ITI individual trainee student are exempt under interest 6, as these are the nature of services provided by central or state government to individuals. So such exemption in relation to service provided by government ITI would cover both vocational training and examination conducted by this government ITI. So ये exempted category में। It is important to note that एक चीज याद रखिएगा यहाँ पर, Central and state educational boards shall be treated as educational institutions for the limited purpose of providing service by way of conduct of examination. अब बात करते हैं सर अनरिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो बेसिकली प्राइवेट कोचिंग होते हैं। अगर मैं इस पर बात करूं तो पटना में लाइन लग जाएगा। जैसे सुपर माइंड्स, नाम सुन के क्या याद आ रहा है? सुपर 30। पटना में वो सर का नाम क्या है सर, जिनके ऊपर मूवी बनाया ऋतिक रोशन ने, सुपर 30 बैच चलाते थे, क्या नाम है सर का? नाम भूल जाना उसको। हाँ सर, अरविंद बोला, आनंद कुमार सर, हाँ ठीक है, आनंद कुमार। आजकल तो सर आनंद कुमार, अभी मूवी बनेगा खान सर पे, अभी खान सर छा गया सर, खान सर पूरा छा गया गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी में, GK में। ठीक है सर,
खान सर अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं भी सुनता हूँ खान सर, जब भी मुझे कुछ मौका मिलता है खान सर का पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है। So private coaching centers or other unrecognized institutions through self-styled as educational institutions, self-styled है, अपना पढ़ाने का अपना तरीका है, कोई सरकारी रूल फॉलो नहीं होता, ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, हाँ, इसलिए खान से कुछ भी बोल देता है, हाँ, कुछ भी बोल देता है, हाँ, मतलब ऐसे ऐसे बात करते करते कुछ बिहारी स्टाइल में थोड़ा सा अलग टाइप का भाषा भी बोल देता है, तो इट्स अ वेरी अच्छा लगता है, काफी एंगेजिंग लगता है, स्टूडेंट्स को भी अच्छा मजा आता होगा। सो इसीलिए so private coaching centers or other recognized institutions through self-styled as educational institutions should not be treated as educational institution under GST and thus cannot avail exemption available to an educational institutions. तो इनको educational institution नहीं माना जाएगा, तो जो भी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं इसको एक बिजनेस की तरह देखा जाता है और ये GST के अंदर आ जाता है। Supermind, a coaching institute in Raipur, provides a coaching for Institute of Banking Personnel and Selection. IBPS का तैयारी करवाते हैं, ठीक है, प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ के लिए तैयारी करवाते हैं। सुपर माइंड्स being a coaching center which trains candidates to secure banking job is not educational institutions in terms of exemption certifications. I hope clear, ठीक है। इस कैटेगरी में सीए को भी डाल दो, सीएमए वाले कोचिंग को भी डाल दो, सेम मैटर आता है सर। So by virtue of Interest 66, educational institutions up to higher secondary school level do not suffer GST on output services, ठीक है, and also on specified input services. However, some of the input services like repairs and maintenance etc. मतलब output service मतलब सेल, output service मतलब सेल, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है दूसरे को, वो आउटपुट है, और इनपुट सर्विस मतलब ये जो बाहर से लेता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाहर से लेता है उनको इनपुट सर्विस बोलते हैं। तो हो सकता है कभी कभी ऐसा कि सर्विस लाइक रिपेयर मेंटेनेंस एक्सेट्रा प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर सब्जेक्ट टू जीएसटी। डिपेंड करता है, देखा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर सर्विस एग्जेम्प्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, बट अगर आउटपुट सर्विस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, एज पर लॉ काम कर रहा है तो एग्जेम्प्ट है। इनपुट सर्विस इट्स डिपेंड कि क्या पर्टिकुलर इनपुट सर्विस, अगर कोई मानो किसी का स्कूल है, स्कूल में कोई रिपेयरिंग मेंटेनेंस का सर्विस दे रहा है तो क्या स्कूल पे जीएसटी लगा जाए। अगर वो प्राइवेट प्लेयर वो सर्विस प्रोवाइड करता है ना तो उसमें जीएसटी लगता है। मानो कोई प्राइवेट कंपनी, मानो कि कोई स्कूल क्या किया, ये अर्बन कंपनी में बुक किया, ध्यान से सुनना बात को, अर्बन कंपनी बोल के एक ऐप है ना सर, जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लोगों को मतलब सेंड करते हैं, अगर आपको एसी ठीक करवाना हो या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो अगर आप ऐसे कंपनी का सर्विस लोगे तो ये अपना जीएसटी स्कूल पे भी चार्ज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का काम उसको हेल्प करेगा तो इन दैट केस जीएसटी चार्ज में भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन और भी एक बात है सर, देख लो, जैसे मानो कि स्कूल कुछ और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं आउटपुट सर्विसेज में, जैसे लॉजिंग देते हैं, बोर्डिंग देते हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, व्हिच आर प्रोवाइडिंग, मानो कि वो हॉस्टल प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन एंड अप टू हायर सेकेंडरी लेवल तक, और इक्विवेलेंट ऑफ एजुकेशन लीडिंग टू क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ये भी जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है। जैसे मानो बहुत लोग सर जैसे देहरादून स्कूल में पढ़ने जाते हैं, है ना, तो ऐसे जो भी वो प्रोवाइड करते हैं ये भी जीएसटी से बाहर है। एनुअल सब्सक्रिप्शन फी, चार्ज एज लॉजिंग, बोर्डिंग चार्जेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो पढ़ने के लिए हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं उसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता, ठीक है। अच्छा, बोर्डिंग स्कूल, ठीक है, बोर्डिंग स्कूल के बारे में मैं बोला ना, जैसे दून स्कूल बड़ा फेमस है, देहरादून में है। So provide service of education coupled with other services like providing dwelling units of residence and food. This may be a case of composite supply. If the charges for educational lodging and boarding are inseparable, अगर मानो एजुकेशन का चार्ज एंड लॉजिंग एंड बोर्डिंग का चार्जेस अलग अलग हो सकता है, मतलब अलग नहीं हो सकता, तो उसको कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे। एंड देयर टैक्सेबिलिटी विल बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल लेट डाउन इन सेक्शन 2 सेक्शन 30, रीड विद सेक्शन 8। मैं आगे आगे आपको बताता हूँ कि अगर दोनों सर्विसेज कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट मीन्स एक चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने सप्लाई अंडर जीएसटी, जिन लोगों ने पढ़ लिया उनको याद होगा, जो नहीं पढ़ा एक बार सप्लाई अंडर जीएसटी पढ़ना चालू करो, ठीक है, आपको पता लगेगा कि कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है, ठीक है। तो अगर मानो एजुकेशन एंड लॉजिंग बोर्डिंग एक साथ इंसेपरेबल वे में दिया जा रहा है तो उसमें
बोर्डिंग लॉजिंग में जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, ये सब्जेक्टिवली डिटरमाइन होता है। Such services in the boarding schools are naturally bundled. Normally ये naturally bundled होते हैं। Natural bundled मतलब दोनों एक साथ दिया जाता है and supplied in the ordinary course of business. Therefore, the bundled service will be treated as consisting entirely of the principal supply, which means the service which forms predominant element of such bundle. मतलब education is the main है, education के साथ साथ hostel accommodation and lodging fooding उसके साथ connected है। तो अगर education exempted है तो fooding lodging भी exempted हो जाएगा। जो main है अगर वो exempted है तो फूडिंग लॉजिंग भी उसके साथ कनेक्टेड है तो वो भी exempted हो जाता है। In this case, the predominant nature is determined by the service of education. The other service of providing residential dwelling will not be considered for the purpose of determining the tax liability in this case, and the entire consideration for the supply will be exempted. ठीक है? So ये बोर्डिंग स्कूल के केस में एप्लीकेबल होता है, याद रखिएगा सर। इनकम करते हैं, नो डाउट करते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे किस तरह से ये सब चीजें होता है। So we have already seen that institutions providing service by way of education as a part of curriculum for obtaining qualification recognized by any law for the time being in force qualify as educational institutions. However, question arises that in case where a course in a college leads to dual qualification, only one of which is recognized by law, would be service provided by the college by way of such education to be covered by the exemption notification. It's a very interesting concept. कि कुछ कॉलेज इंस्टीट्यूशंस आजकल ऐसा है जो अपना गुडविल यूज करके मार्केट में कोर्स बेचता है। ठीक है, मतलब इट्स लाइक जो एज पर लॉ नहीं है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था किस तरह का जो अपग्रेड टाइप का, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोझिकोड, ठीक है, इस तरह का कुछ इंस्टीट्यूशंस है सर, बहुत सारे, ठीक है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी है, ये अपना कोर्स किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू से, जैसे कि अपग्रेड बोल के कंपनी के थ्रू से कोर्स बेच रहा है। तो अगर ऐसा कुछ बेच रहा है तो क्या इसमें जीएसटी लगेगा? क्वेश्चन इज यस। ठीक है, ये देखो सर, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर मानो टेक्नोलॉजी पे कुछ कोर्स किसी को करना है, क्या दाम पड़ जाएगा सर? जस्ट एग्जांपल 156 ऑफ लर्निंग, खरीदा कैसे जाएगा? मैंने कभी इसमें आया नहीं, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा कैसे कैसे परचेज किया जाता है। परचेज करने के टाइम पे शायद पता चल जाएगा सर इसमें जीएसटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, सो आप करके देख सकते हो सर। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट्स वर्क एक्चुअली। तो कहने का मतलब है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज अपना कोर्स को सर्टिफिकेशन कोड में सेल भी करता है प्राइवेट बॉडी के साथ टाई अप करके। तो अगर वो एक कोर्स बेचता प्रोवाइड कर रहा है जो एज पर द लॉ है, वो जीएसटी फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि जो एज पर लॉ नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली जीएसटी में आ जाएगा सर। ठीक है, इसीलिए ये चीज देखना पड़ेगा। ये आईआईएम वाले, आईआईटी वाले, ठीक है, जेवियर्स वाले ऐसा कोर्सेज बेचता है सर। ठीक है, सो क्योंकि उनका क्वालिटी और प्रीमियम गुडविल के कारण, ठीक है, इनके कोर्स लोग परचेज करते हैं और दैट्स व्हाई इस पे जीएसटी आ जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, in an artificial bundle of services created by clubbing two courses together when only single fee is charged for both, only one of which leads to qualification recognized by law, then by application of the rule of determination of taxability of supply, which is not bundled in ordinary course of business, it shall be treated as mixed supply as per the provisions, and the taxability will be determined by the supply which attract the highest rate of GST. ठीक है, मतलब दोनों में से जिसमें ज्यादा जीएसटी लगेगा वही जीएसटी पूरा कोर्स में लग जाएगा, जो एज पर लॉ है और जो फ्री है। ठीक है, मतलब जो जो एज पर लॉ नहीं है। ठीक है, मतलब एक एज पर लॉ कोर्स कर रहा है और एक एज पर लॉ नहीं है। ठीक है, जस्ट अ कमर्शियलाइजेशन है, सो ये देखना पड़ता है सर। However, incidental auxiliary courses provided by way of hobby classes, extracurricular activities in furtherance of overall well-being, like yoga classes, something like चलता है ना, an example of naturally bundled course and therefore treated as composite supply. ये naturally bundled है, सिर्फ पढ़ाई enough नहीं होता है, साथ में स्पोर्ट्स, योगा क्लासेस, हॉबी क्लासेस। ठीक है, जो इंसिडेंटल है और ऑक्सिलरी कोर्सेज हैं जो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर वो मेन कोर्स के साथ है तो उसमें जीएसटी एग्जेम्पशन है सर, बात को ध्यान से समझना। आपका जो मेन कोर्स है वो मेन कोर्स के अंदर ही ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है कि भाई मेरा इंस्टीट्यूशन में मैं 3 लाख लेता हूँ, लेकिन 3 लाख के अंदर आपको नॉर्मल पढ़ाई भी दिया जाएगा, साथ में फॉर योर माइंड फ्रेशनेस, फॉर योर एक्स्ट्रा वेलबींग, ओवरऑल वेलबींग आपको योगा स्पोर्ट्स के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा, जिसके लिए नो एक्स्ट्रा बिलिंग। ठीक है,
लेकिन if extra billing is being done, it may be case of artificial bundling of two different supply, not supplied together in the ordinary course of business. इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बिजनेस मोड पे जा रहा है, और इन दैट केस हायर लेवल ऑफ टैक्स, जिस प्रोडक्ट में, जिस सर्विसेज में हायर लेवल ऑफ टैक्सेस है उनमें से, ठीक है, एज पर दी जीएसटी टैक्स रेट के हिसाब से जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेस है वो पूरा सर्विसेज में लग जाएगा सर। ठीक है, तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मतलब तरीका क्या है स्टूडेंट को सर्व करने का। ठीक है, अगर आप बाद में एक्स्ट्रा बिलिंग करके ये कोर्स बोल के वो कोर्स बोल के चार्जेस ले रहे हो ना, इसका मतलब ये बिजनेस मोड में शिफ्ट हो रहा है सर्विस मोड से। ठीक है, सो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट इस पे जीएसटी चार्ज कर सकता है। मतलब इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन द नेचर। ओके, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कोलकाता में है, अहमदाबाद में है ना, और भी है। करेंटली आईआईएम का संख्या बढ़ रहा है दिन पे दिन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसके लिए लोग कैट का तैयारी करते हैं ना, कैट ही है जिस जो तैयारी करके लोग आईआईएम में एंट्री लेते हैं। मैं आपको अभी दिखाया ना आईआईएम बैंगलोर का कोर्स, इसी तरह तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एम्पावर आईआईएम्स टू ग्रांट डिग्रीज, डिप्लोमा एंड अदर एकेडमिक डिस्टिंक्शंस और टाइटल्स, स्पेसिफाई द क्राइटेरिया एंड प्रोसेस। लोगों का एक सपना होता है कि हम आईआईएम में जाएं। एक चीज बता दूं, जो लोग आप में से जो लोग सीए कर रहे हो, ठीक है, इनके पास एक मौका है आईआईएम में जाने का। सीए कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली आईआईएम में पीएचडी करने का मौका मिल सकता है, बिकॉज सीए का नॉलेज के बारे में सबको पता है। सो इफ यू वांट पीएचडी फ्रॉम आईआईएम, ठीक है, सो देयर इज अ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना चार्टर्ड कंप्लीट करने के बाद अगर पीएचडी करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो आईआईएम से कर सकता है। अप्लाई करना पड़ेगा, रिसर्च पेपर क्या है, टॉपिक क्या है बताना पड़ेगा, तो आईआईएम से आप पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे चीज प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है वो कनेक्ट होके करता है। ठीक है, जैसे सीएस के केस में भी है, नालसर है, और भी बड़े बड़े लीगल यूनिवर्सिटीज हैं लॉ का, जो सीएस के साथ ट्राई आउट करके काम करता है। ठीक है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन सीएससीएमए वालों के साथ काम करता है। ठीक है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज नाउअडेज। ठीक है, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017, ठीक है, ये भी एक एक्ट है, जैसे सीए एक्ट है, सीएमए भी एक्ट है, सीए एक्ट 1949, सीएमए एक्ट 1959 and CS Act 1980. Similarly, Indian Institute of Management Act, recent ये सब एक्ट आया है सर, 2017 में आया। ये मैनेजमेंट में डिग्री, डिप्लोमा ये सब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, NISM भी एक्ट है, जो लोग स्टॉक मार्केट प्रिपरेशन कर रहे हो ना, NISM, दैट इज आल्सो एक्ट। NISM इज 2006 एक्ट। सब लॉ है, तो लीगली इनको बनाया गया। ठीक है, इंडियन लॉ इसको बनाता है सर। ठीक है, चलो, admission to course or program of study and specify the academic content of program. Resultantly, all the IIM fall under purview of educational institutions as they provide education as a part of curriculum as per the law in force. ठीक है, IIM provide various long duration program, 1 year or more, for which they award diploma and degree certificate. खर्चा है सर IIM में 15 लाख, 20 लाख, 25, 22 लाख, 25 लाख के आसपास खर्चा पड़ता है। IIT का भी खर्चा अच्छा होता है सर, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, डिपेंड करता है कि क्या कोर्स कर रहे हो आप, ह्यूज कॉस्ट लगता है। So point is that it duly recommended by Board of Governors as per the power vested in them as per IIM Act 2017. So services provided by IIM to the students in all such long duration program exempt from levy of GST, जो 1 साल या 1 साल से ज्यादा का कोर्सेज होता है, याद रखिएगा। लेकिन IIM वाले कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाया ना IIM बैंगलोर वाला, EDX का कहाँ चला गया, EDX ये वाला, ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जीएसटी चार्ज करेगा। आप जब एनरोल करेंगे ना, वहां पर सर्टिफिकेशन चार्जेस दिखाता है, आप एनरोल करेंगे ना आपको दिखाएगा। मुझे बताइएगा कि करेंटली क्या है। मैं बहुत दिन पहले लॉगिन किया था एक बार किसी को दिखाने के लिए, उसके बाद मैं भूल गया। आप लोग मुझे बताइएगा कि करेंटली क्या चल रहा है। ठीक है, ऐसे कोर्सेज में कितना चार्जेस दे रहा है। एक टाइम था 5000 समथिंग कुछ था, उसमें जीएसटी लगा के कुछ समथिंग 7800 8000 के आसपास चार्ज पड़ रहा था। सो इसी तरह से IIM कुछ लेस देन 1 ईयर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट कोर्सेज, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं, बट ये जीएसटी परव्यू के बाहर है, मतलब इसमें जीएसटी एग्जेम्पशन नहीं है।
याद रहेगा सर? याद रहेगा सर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज बताइए मुझे एक बार, समझ पा रहे हो, कनेक्ट हो रहा है? हेलो? Yes, sir. सप्लाई ऑफ फूड इन ए मेस और कैंटीन, ये भी कॉलेज करता है, इंस्टीट्यूशन करता है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जनरली हैव मेस फैसिलिटी, जिसमें वो फूड प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, स्टाफ को। सच फैसिलिटीज आइदर रन बाय द इंस्टीट्यूशंस और स्टूडेंट देमसेल्व्स और आउटसोर्स टू ए थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पार्टी को दे के चलाते हैं। ऐसे केसेस में इश्यूज हैं। देखो, अगर एजुकेशनल सर्विसेज के अंदर कैटरिंग सर्विस जो है, अगर कैटरिंग सर्विस जो इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करता है ना सर, बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर हो रहा है, फैकल्टी एंड स्टाफ अपने अंदर ही कर रहा है, ठीक है, और इसको इसको एग्जाम कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू से करवाते हैं ना, तो उसमें जीएसटी लग जाता है। सप्लाई ऑफ फूड और ड्रिंक इन ए मेस और कैंटीन, ठीक है, तो वो जीएसटी अट्रैक्ट करता है। जैसे आपको और एक चीज बताते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटी, आईआईएम, सीए इंस्टीट्यूट, आप लोग जब सीए बन जाओगे, सीएमए बन जाओगे, तब आप लोगों को प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है ना, तो कंपनीज आते हैं वहां पर आपके इंटरव्यू लेने के लिए। सीए सीएमए तीनों इंस्टीट्यूशन में रेगुलर है सर ये सब चीजें। आप इंस्टीट्यूशन की प्लेसमेंट साइट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, रिसेंट प्लेसमेंट्स क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, सब दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जब भी एम्प्लॉय कंपनी अपने एम्प्लॉयर्स को इंस्टीट्यूशन जो सर्विस देते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज आईआईटी, आईआईएम, चार्ज ए फी फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, तो जो जॉब देगा उनसे फी लेता है, तभी वो वहाँ पर आते हैं लोगों का इंटरव्यू लेंगे। कॉर्पोरेट हाउस, एमएनसी who come to the institute for recruiting candidates through campus interview, such services shall also be liable to tax. Okay? Sir, many time courses approved by DGCP, ठीक है, जो शिपिंग कोर्सेज होते हैं ना, marine engineering types, many time training institute and their training courses are approved by the Director General of Shipping, which are duly recognized under the provision of Merchant Shipping Act 1958 with the Merchant Shipping Training Certification and Watch Keeping for Seafarers Rules 2014. Therefore, many time training institute or educational institutions and the courses conducted by them are exempt subject to fulfillment of their condition specified there. मतलब पहले नहीं था, बट बाद में इसको लाया गया। जो लोग मेरीन इंजीनियरिंग या मेरीन मर्चेंट शिपिंग का जो पढ़ाई करते हैं, मेरीन इंजीनियरिंग वगैरह तो कॉलेज में होता है, बट मर्चेंट शिपिंग का भी ना पढ़ाई होता है। जो लोग जहाज में बाहर जाते हैं ना, उनको भी जहाज में क्या होना है उसका ट्रेनिंग दिया जाता है, उसमें खर्चा भी आता है। 1 लाख 1.5 लाख का खर्चा करके स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, और भी ज्यादा होता है, ठीक है। सो वो भी आता है एग्जाम में, अगर सब कुछ एज पर लॉ है। और ये रही इनपुट सर्विसेज। मैं आपको पहले भी बोला कि आउटपुट जो इंस्टीट्यूशन लोगों को देता है और इनपुट जो इंस्टीट्यूशन लोगों से लेता है, ठीक है। So regarding input service, it may be noted that where output service is exempted, the educational institutions may not be able to avail credit of tax. मतलब अगर आप आउटपुट लोगों को सर्विस देते हो तो इसमें आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी क्या है? जीएसटी बेसिक क्लास एक बार कंप्लीट कर लो ना सर, जिनका नहीं हुआ है, और जो लोग कर चुके हो एक बार प्लीज एक बार वापस देखो, रिवाइज करो, आपको आईटीसी का नॉलेज मिल जाएगा। और मैं बहुत जल्दी आईटीसी का पूरा डिटेल्स क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। कि आईटीसी जीएसटी का सबसे हॉट टॉपिक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें एक्चुअली वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आप जितना टैक्स देते हो और जितना टैक्स कलेक्ट करते हो, उसके बीच का जो गैप है उसको आपको सरकार को पेमेंट करना पड़ता है। तो इसका अकाउंटिंग एंट्री करना पड़ता है और जीएसटी साइड में इसका पूरा डिटेल्स जमा करना पड़ता है। प्लीज एक बार गो थ्रू करो बेसिक्स में, मैंने आईटीसी के बारे में बहुत बात कहा, और आईटीसी के बारे में एक चैप्टर भी करेंगे जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिटेल्स डिस्कशन होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जीएसटी, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जो एग्जेम्प्टेड है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह को या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कोई क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं मिलता है। लेकिन अगर वो इनपुट सर्विसेज के थ्रू से जीएसटी पे करता है ना, तो ऐसे केसेस में वो आईटीसी का फैसिलिटीज ले सकता है, ठीक है। इसलिए बोला the educational institutions may not be able credit of taxes paid on the input side
The auxiliary education service which educational institution ordinarily carry out themselves but may obtain as outsourced service from any other person specified in item B of Inter 66 only have been exempted. ठीक है, मतलब बात ऐसा ही है कि अगर आप बाहर से किसी का सर्विसेज लेते हो नॉर्मली उसमें आप एग्जेम्प्टेड हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप अगर बाहर से सर्विस लोगे, ठीक है, जो आपको कोई प्राइवेट प्लेयर सर्विस दे रहा है तो ऐसे केसेस में आपको जीएसटी देना पड़ सकता है। और अगर आप ये जीएसटी देते हो तो इसका आप इनपुट क्रेडिट ले सकते हो, बट देखना पड़ेगा कि ये एजुकेशनल सर्विसेज के पार्ट है कि उसके बाहर का कोई सर्विसेज है, ठीक है, लाइक रिपेयरिंग वगैरह इस तरह का। हाउएवर ऑक्सिलरी सर्विसेज जैसे कि transportation of students, faculty, staff, catering including any mid-term meal scheme sponsored by government, security cleaning, housekeeping service exempt only if such auxiliary to education। अगर वो education के साथ जुड़ा हुआ है तो ही exemption है, अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो exempt नहीं हो पाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखने से आपको ये सब जो प्रोविजंस है ना क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा। लिटिल मिलेनियम बोल के एक स्कूल है, एक प्री स्कूल है मुंबई के आउटस्कर्ट्स में। ये सब्सक्राइब द ऑनलाइन जर्नल्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। सर्विस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल और पीरियडिकल्स प्रोवाइडेड इंटर एरिया when institutions providing service by your preschool education are not exempt। ये एज पर दी जीएसटी लॉ कहीं पर भी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जो ऑनलाइन जर्नल प्रोवाइड किया जाता है वो एजुकेशन मतलब वो एग्जेम्प्टेड है जीएसटी से। तो ये एग्जेम्प्टेड सर्विस है ही नहीं, तो स्कूल ये जो सर्विस दे रहा है ना ये एज पर एग्जेम्पशन में नहीं है। तो भले ही आप कितना भी एजुकेशनल डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट जो भी करना चाहते हो करो ऑनलाइन जर्नल से एटसेट्रा, बट दिस इज जीएसटी इसमें आ सकता है। मतलब अगर ऑनलाइन जर्नल का प्राइस मंथली प्रिंट मतलब एक फीस होता है, ठीक है, लाइक इफ देयर इज 3000 पर मंथ तो 3000 उसमें अगर 18% है तो 18% जीएसटी लगा के आपसे चार्ज किया जाएगा। एसएम ट्रांसपोर्टर बोल के एक ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं और फैकल्टी को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द रेजिडेंस टू स्कूल एंड बैक टू पाथवेज ऑफ स्कूल, उनको घर छोड़ते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ provided to an institutions providing service by way of education up to higher secondary or equivalent are exempt। अगर कोई कंपनी स्कूल बच्चे को या स्कूल स्टाफ को सर्विस प्रोवाइड करते हैं रजिस्टर्ड होके तो उनका जो सर्विस स्कूल के होता है ना ये इनपुट सर्विस है स्कूल के लिए, बट ये एग्जेम्प्टेड है, अप टू हायर सेकेंडरी तक एग्जेम्प्टेड है। हायर सेकेंडरी के बाद का सर्विस होगा तो जीएसटी लग जाएगा। शिक्षा कॉलेज ऑफरिंग डिग्री कोर्सेज has to conduct its yearly examination in November. For the purpose, it has paid the honorarium to paper setters and examiners। ठीक है, मतलब जो पेपर सेट बना करते हैं जो एग्जाम लेता है उनको एक पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट को ऑनरेरियम कहते हैं सर, ठीक है। नॉट ऑन द रोल ऑफ शिक्षा कॉलेज, जो शिक्षा कॉलेज में जॉब नहीं करता, पेरोल बोलते हैं उनको। Further, it availed the printing service of printing the question paper and content are provided by शिक्षा कॉलेज फॉर कॉन्टेक्टिंग एग्जाम। पेपर वगैरह सब शिक्षा कॉलेज ही देगा, लेकिन एग्जामिनर बाहर का है, पेपर सेटर बाहर का है, प्रिंटिंग भी बाहर से हुआ है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू द एडमिशन टू conduct of examination by such institutions are exempt। Therefore, service of paper setters and examination and printing service availed by शिक्षा कॉलेज are exempt। Okay, because ये सब एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए था। एग्जाम में ऐसा ही सवाल पूछेगा आपको, ऐसा एक पूरा केस स्टडीज दे देगा कि बताओ इसमें जीएसटी लगाएगा कि नहीं, ठीक है। जीएसटी इसीलिए आपको इतना डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है सर। ज्ञानी पब्लिक स्कूल a higher secondary school has hired Suvidha Service Limited for security and housekeeping service in a school। Security and housekeeping service provided within the premises, अगर school premises के अंदर है are exempt। Therefore, said service provided by Suvidha Service are exempt। The school subsequently hired Suvidha Service for providing security and housekeeping service at school's annual day function organized in an auditorium outside the school campus। ये वाला exempted नहीं है। Security and housekeeping service provided to Gyani Public School for school's annual day function organized outside the school campus will be taxable, as only security and housekeeping service performed within the premises of higher secondary school are exempted category। तो जो बाहर में जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसमें जीएसटी आ जाएगा। अगर मानो ऑडिटोरियम भाड़ा किया, उसमें जो हाउसकीपिंग सर्विस को लिया उनको मानो 1 लाख का पेमेंट किया,
तो 1 लाख में जो भी रेट चलेगा 12% हो, 18% हो, 6% हो, एज पर द रेट चार्ट वो जीएसटी गवर्नमेंट के घर में जमा करना पड़ेगा अगर स्कूल के बाहर ये काम करेगा। आई होप कि आपको एजुकेशन रिलेटेड मैटर पूरा क्लियर हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा समरी दिया हुआ है, प्लीज एक बार देख लीजिए। हेल्थ केयर सर्विस के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, एक बार गो थ्रू करके रखिएगा घर पे, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये 3-4 टॉपिक है एग्जामिशंस पे जो बड़ा वाइटल है। हेल्थ केयर, गवर्नमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज में क्या एग्जामिशन का कॉन्सेप्ट है, ये भी एक चर्चा का विषय है सर। आप लोग प्लीज एक बार घर पे गो थ्रू करिए, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है सर। आई होप कि क्लियर हो रहा है। बोलो सर। ज्योति, अवनील, अंश, संपद, शालिनी, समझ में आया ना सर? हाँ सर। यस सर। अब एग्जाम में सवाल कैसे होगा, आपके पास जो भी मैट है या नोट्स है आप उसको फॉलो करो। आप देखो हर नोट्स के नीचे, मैट के नीचे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये डायरेक्टली जो हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एग्जैक्टली आपको ऐसा केस दे देगा और आपको बोलेगा कि बताओ आपका क्या व्यू है, क्या इसमें जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। सो इफ यू नो द रूल देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। इफ यू डोंट नो, इफ यू हैव अ कंफ्यूजन, तो आप रॉन्ग आंसर कर लोगे। तो जीएसटी वास्ट है, जीएसटी डिटेल्स है, जीएसटी प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है सर, ये वास्तव है। तो वास्तव में क्या होता है जानकारी बढ़ाओ अपना, देखिएगा आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा बनेगा। ठीक है सर, आज इतना ही है। गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में बाकी चर्चा करेंगे। थैंक यू सर। क्वेश्चन बोलो। अच्छा कोई नहीं, ठीक है कोई नहीं। ओके सर, ओके सर, Bye. गुड नाइट, बाय सर।